सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पहले मैं आपको नोट शेयर कर देता हूँ। एक शॉर्ट नोट्स है मेरे, तो वो आपको भेज देता हूँ मैं। और इसकी हार्ड कॉपी भी आ रही है, बट थोड़ा टाइम लग रहा है। मैं आपको ये भेज तो देता हूँ। मिल गई क्या आपको? है क्या किसी के पास? नहीं है ना? मैं सॉफ्ट कॉपी तो शेयर कर देता हूँ अभी का। तो ऐसा है, हम लोग आज रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन का मतलब ही है कि हम ऐसा मान लेंगे कि पहले एटलीस्ट एक बार तो भी आपने पढ़ा होगा, पढ़ के आए होंगे एक बार तो भी। हम देखेंगे, उसके बाद फिर हम ये भी देखेंगे कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इस बार आने के चांसेस ज़्यादा हैं। और मैं सोच रहा था पहले जो नए वाले टॉपिक्स हैं उनसे शुरू करते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, प्लेज, इंडेमनिटी, गारंटी, ये सब से शुरू करते हैं। और फिर कंपनीज एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, इस प्रकार से हम चलेंगे। तो शेयर किया हो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं है, आप अगर यहाँ से भी देखते हैं डायरेक्टली तो भी आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है चीज़ें। तो सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी गारंटी से शुरुआत करते हैं, फिर बाद में आखिर में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखेंगे। तो इंडेमनिटी गारंटी ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वादा करता है कि वो उसको नुकसान से बचाएगा। जैसे बेस्ट एग्जांपल है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें एक व्यक्ति होता है जो इंडेमनिटी होल्डर कहलाता है। आपको पता है ये होल्डर कहलाएगा। मैं बहुत अच्छे से नहीं लिखूंगा इसमें, क्योंकि अपन रिवाइज कर रहे हैं, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं बनाऊंगा ज़रूर बीच बीच में थोड़े थोड़े डायग्राम्स। ये इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है। इंश्योरेंस कंपनी को हम नाम देते हैं इंडेमनीफायर। तो इंडेमनीफायर है ये। दूसरा व्यक्ति जो इंडेमनिटी होल्डर है या इंडेमनीफाइड है, ये समझो कार लेके जाता है इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो ये इसके साथ में कुछ प्रीमियम पे करता है। और इंश्योरेंस कंपनी इसको वादा करती है कि ये इसको बचाएगी, टू सेव फ्रॉम लॉस। तो प्रॉमिस करती है, प्रॉमिस टू सेव फ्रॉम लॉस। ये जो वादा किया गया है कि मैं तुमको नुकसान से बचाऊंगा, इसको ही हम बोलते हैं इंडेमनिटी। ये सबसे इजी एग्जांपल हो गया एक इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी होते हैं। वैसे ही कई बार ऐसा होता है, जैसे आपने मुझे चेक दिया था 1 लाख रुपए का, अब मुझसे वो चेक गुम गया, तो मैं आपको बोलूँगा डुप्लीकेट चेक दे दो। लेकिन आपको एक रिस्क होता है कि अगर दोनों चेक प्रेजेंट हो गए तो दैट मीन्स मैंने अभी जो चेक मांगा वो भी प्रेजेंट हो गया और उसमें भी पेमेंट हो गया, और पुराना चेक किसी को मिला था उसने भी उसमें पैसा क्लेम किया, तो आपका तो 2 बार पेमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि हम डुप्लीकेट चेक तो देते हैं आपको, लेकिन हम एक इंडेमनिटी आपसे लिखवा के लेंगे। तो मैं इंडेमनिटी बॉन्ड भर के दूंगा, जिसमें मैं लिख के दूंगा अगर 2 बार आपका पेमेंट निकलता है बैंक से तो 1 बार का पैसा मैं भर के दूंगा। वैसे ही शेयर सर्टिफिकेट गुम जाते हैं, वहां पे भी इंडेमनिटी होती है। तो इंडेमनिटी का मतलब ही है नुकसान की भरपाई करना। अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट पे भी कोई क्लेम करेगा, डुप्लीकेट पे भी क्लेम करेगा, तो कंपनी का नुकसान हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे इंडेमनिटी भरवाते हैं कि अगर हमारा नुकसान होगा तो तुम हमको वो रीपे करोगे। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में ये जो सेव फ्रॉम लॉस है, इसमें एक तो नॉर्मल डैमेजेस क्लेम कर किए जा सकते हैं, डैमेजेस का अमाउंट रिकवर किया जा सकता है। दूसरा सूट का पैसा, सो एनी कॉस्ट ऑफ सूट, जो पैसा लग रहा है टू फाइल अ सूट, केस फाइल करने का खर्चा, उसकी भी इंडेमनिटी होती है कि भाई तू केस फाइल कर ले, जो भी नुकसान होगा मैं देख लूंगा। वैसे ही कॉम्प्रोमाइज करके भी कई बार इंडेमनिटी होती है। दो पार्टी के बीच का झगड़ा था, मैंने मेरे फ्रेंड को बोला भाई एक काम कर, तुम लोग निपटा लो, तेरा जो भी नुकसान होगा कॉम्प्रोमाइज में वो मैं रीपे कर दूंगा। ये भी एक प्रकार की इंडेमनिटी है। ये इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स में तीनों ही केसेस में, वो डैमेजेस की हो, सूट हो या
कॉम्प्रोमाइज हो, ये हर केस में जो व्यक्ति इंडेमनिटी होल्डर है उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसने प्रूडेंटली एक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पता है इंश्योरेंस तो है, नुकसान की भरपाई हो जाएगी तो नुकसान होने दे रहे हैं। सो उसकी जिम्मेदारी होती है नुकसान कम से कम हो। अगर इवन कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि अरे शर्मा जी तो भरपाई करके दे ही देंगे इसीलिए हम कॉम्प्रोमाइज कम में कर रहे हैं, वैसा नहीं चलेगा। सो एक प्रूडेंट रीजनेबल मैनर में होना चाहिए। अब इंडेमनिटी की डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से बहुत नैरो है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है जब ये नुकसान होगा किसी पर्सन के कंडक्ट से तभी हम क्लेम कर सकते हैं। बट ये जो इंडेमनिटी की डेफिनेशन थी, क्योंकि ये ऐसे नेचुरल केसेस को कवर नहीं करती थी, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, सुनामी, फायर, ये सब चीज़ों को कवर नहीं करती थी। डेफिनेशन स्पेसिफिकली बोलती है इफ द लॉस इज ऑकेशन ड्यू टू कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन आइदर द प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन, तो ऐसे केस में नुकसान की भरपाई करने की बात थी। लेकिन ये जो अपना इंडेमनिटी का पर्पज है उसको डिफीट करती है, इसीलिए जो इंग्लिश लॉ में डेफिनेशन दी गई है उसको हम अडॉप्ट करते हैं। तो पहले कई कोर्ट केसेस हुए जिसमें कोर्ट ने बोला कि हम इसको इतना नैरो नहीं मानेंगे, भले उसमें लिखा है कि एक नुकसान अगर इंसान के कारण होगा तभी क्लेम होगा, तो भी हम उसको उतना नैरो नहीं मानते। हम यहाँ पे मानते हैं इवन अगर लॉस ड्यू टू नेचुरल कॉजेस होगा तो भी क्लेम किया जा सकता है, जैसा इंग्लिश लॉ में लिखा है। सो ये डेफिनेशन भले नैरो है लेकिन इंग्लिश लॉ की डेफिनेशन को हम अडॉप्ट करते हैं और बहुत सारे कोर्ट केसेस हुए। बाद में फिर अपने यहाँ एक लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, तो उन्होंने अपनी 13th रिपोर्ट में बताया कि क्लैरिफाई किया उन्होंने कि ये जो डेफिनेशन है भले ही बहुत नैरो है लेकिन हम इसका वाइडर मीनिंग लेंगे, इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव। इसमें दो चीज़ की कमी थी, एक थी कि पहले खर्चा करो बाद में हम भरपाई करेंगे, तो भरपाई के नेचर के कॉन्ट्रैक्ट कवर होते थे। दूसरी चीज़ थी कि इसमें अगर नुकसान इंसान के कारण है तो एक पर्सन के कारण इंसान होना चाहिए तब क्लेम किया जा सकता है। दूसरा रीएम्बर्समेंट की बात थी, दैट मीन्स पहले हम खर्चा करेंगे, अगर गाड़ी का नुकसान हुआ, डैमेज हुआ, एक्सीडेंट हुआ तो हम पहले पैसा भरेंगे, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी हमको पे करेगी। लेकिन ये भी बताया गया कि ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि इंश्योरेंस कंपनी बाद में पे करे, रियम्बर्स करे। डायरेक्टली अगर नुकसान हो ही चुका है, जैसे कार का एक्सीडेंट हो ही चुका है, तो इंडेमनिटी होल्डर कैन डायरेक्टली गो टू द इंश्योरेंस कंपनी और बोल सकता है कि आप डायरेक्टली पेमेंट कर दो फॉर रिपेयर्स ऑफ द कार। सो ये दो चीज़ें बाद में 13th रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया में बताई गई थी। सो हम इसको वाइडर मीनिंग लेते हैं। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे दी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। पहला उसकी डेफिनेशन दी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव अनदर फ्रॉम लॉस ड्यू टू कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय एनी अदर पर्सन। यहाँ हमेशा आप देखोगे पर्सन के कारण नुकसान होगा तब कवर होगा, ये बोलती है डेफिनेशन। बट ये डेफिनेशन को हम थोड़ा वाइडर मीनिंग देते हैं, हम बोलते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं यहाँ पे, और क्या क्या क्लेम कर सकते हैं, ऑल डैमेजेस, कॉस्ट ऑफ सूट एंड कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट, ये तीन चीज़ें क्लेम कर सकते हैं। डायग्राम्स बनाने की ज़रूरत नहीं, आपको दिया हुआ है। सो ये फोटो वोटो डाल दिए, ये मैंने नहीं डाला, ये मेरे ऑफिस वाले करते हैं, तो मैं इतने फोटो वोटो नहीं डालता, तो ठीक है। लेकिन सो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पे आपके एग्जाम में बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं, एकदम ना के बराबर आप मान सकते हैं। कोई कोई चीज़ है जिस पे आपको क्वेश्चंस आने के चांस कम है। इस बार जो आरटीपी एमटीपी आई है उसके हिसाब से दिख रहा है कि इन्होंने एजेंसी को ज़्यादा महत्व दिया है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी पे खूब सारे क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है, आरटीपी में भी और एमटीपी में भी। सो एजेंसी पे ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट उसका ये मतलब नहीं कि इंडेमनिटी गारंटी पे नहीं आएंगे, आ सकते हैं, ठीक है। बट फिर भी एजेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो इंडेमनिटी इतना ही है, इंडेमनिटी में कुछ खास नहीं है। आप अगर मेन बुक में भी देखोगे तो 1-1.5 पेज में इंडेमनिटी खत्म हो जाता है। फिर लेकिन गारंटी जो है ना, गारंटी काफ़ी डीप है। गारंटी में क्या होता है, एक व्यक्ति होता है जिसको पैसे की आवश्यकता है, तो वो पैसे लेने जा रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा ही बता दिया इसमें ऐसा मिन्नतें मांग रहा है, और ये ट्रम्प आ गया यहाँ से। तो ट्रम्प बोलता है कि मैं पैसे दूंगा तुमको, और ये उधारी दिया उसने, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डेट क्रिएट हो गया। ये उधारी कुछ भी हो सकती है, गुड्स के अगेंस्ट उधारी हो सकती है, या फिर पैसा डायरेक्टली लोन दे दिया ये हो सकता है, या इवन कंडक्ट भी हो सकता है। कई बार कंडक्ट की गारंटी देते हैं, ये व्यक्ति गारंटी दे रहा है, ये बोल रहा है कि जो भी इसने वादा किया है, जो भी पैसा ये लेके जा रहा है, ये पैसा रीपे करेगा। अगर ये रीपे नहीं करता है तो फिर मुझसे पैसा ले लेना, श्योरिटी से कंपलसरली पैसा लिया जा सकता है। तो इसने गारंटी किया कि ये पे करेगा। सो ऐसे केस में
जो क्रेडिटर है, तीन पार्टीज होती है, एक प्रिंसिपल डेटर, एक क्रेडिटर, तीसरी श्योरिटी। इसमें प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर के लिए पहले तो जिम्मेदार है पेमेंट करने के लिए, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं ये प्राइमरीली लायबल होता है, इसकी प्राइमरी लायबिलिटी होती है। अगर ये पेमेंट नहीं करता है तब जाके श्योरिटी की जिम्मेदारी आती है, और इसीलिए श्योरिटी की लायबिलिटी को हम सेकेंडरी बोलते हैं। हर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एक इम्प्लाइड इंडेमनिटी होती है जो बोलना नहीं पड़ता। आफ्टर पेइंग द डेट टू द क्रेडिटर, श्योरिटी कैन क्लेम इट फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर, उससे क्लेम किया जा सकता है। तो ये दिया हुआ है पूरा, तो डायग्राम में पूरी चीज़ें कवर हो गई। बाकी अपन ने क्लास में बनाए इसके डायग्राम्स तो आपको पता होंगे। सो ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है। तो देर आर थ्री पार्टीज इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, तो तीन जन होते हैं इसमें, और तीन कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं। तीनों के बीच में एक एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे कि लोन लेके गया, इसने गारंटी दिया, और तीसरा इंडेमनिटी। तो ये तीन कॉन्ट्रैक्ट्स मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बनता है। ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं इसमें आप देखोगे कि प्रिंसिपल डेटर को तो लोन मिल गया, बदले में ये रीपेमेंट करेगा तो इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा, लेकिन श्योरिटी को कुछ मिलते दिख नहीं रहा है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज उसको मिल रही है कि उसके बोलने पे ही कार्य किया गया। आपने बचपन में पढ़ा था, जब आप इतने इतने से थे, आए थे लॉ पढ़ाओ लॉ पढ़ाओ, तब मैंने आपको बताया था कि कंसीडरेशन वाले चैप्टर में एक डेफिनेशन दी है जो कंसीडरेशन की, वहाँ लिखा है कि एक प्रॉमिस भी इवन कंसीडरेशन हो सकता है, या एक एक्ट भी कंसीडरेशन हो सकता है। तो यहाँ पे इसके बोलने पे, एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, ये कुछ कर रहा है, कोई एक्ट किया गया है। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, या फिर कर रहा है, कर चुका है, तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब हो सकता है। देन सच एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन। तो एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, यहाँ अगर श्योरिटी नहीं बोलता तो क्या लोन दिया जाता? तो आंसर इज नो। लोन इसीलिए दिया गया क्योंकि श्योरिटी ने बोला कि भैया इसको पैसा दे दो, ये पे करेगा, ये पे नहीं किया तो मेरे से पैसा ले लेना, तो इसीलिए लोन दिया गया। अगर ये नहीं बोलता तो ये लोन दिया ही नहीं जाता। इसीलिए इसके बोलने पे कार्य किया गया है, तो हम बोलते हैं यहाँ कंसिडरेशन है। भले आपको दिखता नहीं है डायरेक्टली इसको कुछ मिलता हुआ, लेकिन यहाँ पे ये कंसिडरेशन कहलाता है। तो इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, श्योरिटी को जो ये कार्य करके दे रहा है क्रेडिटर, दैट इज सफिशिएंट कंसिडरेशन। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंसिडरेशन का, जिसपे आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। सो ये दिया ही हुआ है, जो भी प्रॉमिस किया जाता है वो सफिशिएंट कंसिडरेशन होता है। एंड अगर प्रिंसिपल डेटर माइनर भी होता है तो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वैलिड होता है, लेकिन श्योरिटी का मेजर होना अनिवार्य होता है। सो ये ऑलरेडी आपने देखा है। इसमें हमेशा एक प्रिंसिपल डेट का होना ज़रूरी है। हर एक एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्राइमरी लाइबिलिटीज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, इंडेमनीफाई करने की जिम्मेदारी होती है श्योरिटी की। कंसिडरेशन होना चाहिए, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वैलिड नहीं होता है। जैसे कि अगर मेरे बोलने पे कुछ कार्य किया गया है, मैं हूँ एस, एक प्रिंसिपल डेटर है, प्रिंसिपल डेटर जाता है क्रेडिटर के पास, क्रेडिटर बोलता है तुम जब किसी की गारंटी लाओगे तभी मैं तुमको गुड्स दूंगा। मैंने बोला और इसीलिए गुड्स दिए गए, ये दोनों एक साथ हो रही है चीजें। तो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वैलिड है, क्योंकि मेरे बोलने पे ये जो कार्य किया जा रहा है, दैट इज अ सफिशिएंट कंसिडरेशन। अगर यहीं पे पहले प्रिंसिपल डेटर जाके गुड्स लेके आ जाता, ये पहले हो चुका है, और उसके बाद 4 दिन बाद क्रेडिटर बोलता प्रिंसिपल डेटर को कि किसी की गारंटी लाओ, और मैं आके बोलता हूँ कि ठीक है मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये पेमेंट करेंगे, इन्होंने नहीं किया तो मेरे से ले लेना, दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज वॉइड, क्योंकि मेरे बोलने पे ये कार्य नहीं किया गया, ये बाद में किया गया। तो दोनों चीज साथ में नहीं हुई, ये पहले हुई ये बाद में हुई। ये वाले केस में दोनों चीज साथ में थी, दैट मीन्स मेरे बोलने पे कार्य किया गया था। तो ऐसे केस में ये वॉइड है ड्यू टू नो कंसिडरेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि एक पार्टी है प्रिंसिपल डेटर, इसने गुड्स लेके आया क्रेडिटर से, और जब ये रीपे नहीं करता है, ही फेल्स टू रीपे, तब क्रेडिटर इसके ऊपर एक्शन लेने का ट्राई करता है, और श्योरिटी बोलता है कि एक काम करो, इसके ऊपर एक्शन मत लो, इसको तुम 1 महीने का टाइम दे दो, 1 महीने तक यू फॉरबिड हिम टू स्यू, उसके ऊपर केस फाइल मत करो। अगर तुम ये एग्री करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ 1 महीने में पैसा दे देगा, और नहीं दिया तो मेरे से ले लेना। दिस इज अगेन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, बिकॉज मेरे बोलने पे ये एग्री कर रहा है मैं केस फाइल नहीं करूंगा, 1 महीने तक के लिए उसको छोड़ रहा है। तो दिस इज अगेन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये ध्यान रखना है आपको, कंसिडरेशन वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। भले ही आरटीपी एमटीपी में नहीं दिया है, बट ये बहुत चांसेस रहेंगे। तो लगभग 90% चांसेस बोल सकते हो आप, इस पे क्वेश्चन आ सकता है।
तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। फिर इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कब कब होती है देखेंगे, को श्योरिटी क्या होता है ये आगे देखते हैं थोड़ा। फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो पैसे के लिए, लोन के लिए गारंटी, दूसरी गुड्स के लिए, और तीसरी कंडक्ट या ऑनेस्टी के लिए, इसको फिडिलिटी गारंटी भी बोलते हैं। ये आपको इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में नहीं दिया है बट फिर भी ध्यान रखना। फिडिलिटी गारंटी का मतलब होता है, फिडिलिटी का मतलब ही है फेथफुलनेस। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के फेथफुलनेस की गारंटी दे रहा है, कंडक्ट की गारंटी दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज फिडिलिटी गारंटी। दूसरा प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं सिंपल गारंटी एंड कंटिन्यूइंग गारंटी। सिंपल गारंटी का मतलब होता है जो एक सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए है, और कंटिन्यूइंग गारंटी का मतलब होता है जो फॉर अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स के लिए है। सो बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स के लिए अगर गारंटी दी गई, जैसे मैं बोलता हूँ कि तुम 1 महीने तक के या 1 साल तक के जितने भी गुड्स सप्लाई करोगे वो सब गुड्स की गारंटी मैं देता हूँ कि आगे वाला पेमेंट कर देगा। ऐसे केस में ये 1 ईयर तक के कंटिन्यू होगी। यहाँ पे गुड्स सप्लाई किया ये भी गारंटीड है, यहाँ सप्लाई किया ये भी गारंटीड है, यहाँ सप्लाई किया ये भी गारंटीड है। बट यहाँ एक रिस्क होता है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी हो सकती है, वो कितने भी गुड्स खरीदते जाएगा। इसीलिए हम कई बार इसमें लिमिट लगा देते हैं कि 1 लाख रुपीज़ की मैक्सिमम लिमिट रहेगी मेरी गारंटी की, तो हम लिमिट लगा सकते हैं। जनरल रूल तो होता है कि लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। तो को एक्सटेंसिव होती है, दैट मीन्स हैविंग द सेम स्कोप, बराबर उतनी ही लायबिलिटी होती है जितनी डेटर की है, इंक्लूडिंग जो भी खर्चे होंगे वो भी। जैसे कि अगर लोन लेके आए थे बट वो लोन का पैसा नहीं चुकाया, तो यहाँ पे लोन का पैसा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस क्लेम किया जा सकता है इवन फ्रॉम द श्योरिटी। तो श्योरिटी इज लायबल टू पे इवन इंटरेस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस। लेकिन ये कभी भी उससे ज्यादा नहीं होगी, जितनी लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की उतनी ही हो सकती है। हाँ, कम जरूर हो सकती है। श्योरिटी ये जरूर कर सकता है कि एक्सप्रेस एग्रीमेंट के द्वारा ही में प्लेस अ लिमिट ऑन दिस लायबिलिटी, तो चाहे तो इसको कम कर सकता है। फिर अगर डेटर के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आ सकती तो श्योरिटी की लायबिलिटी भी सीज हो जाती, क्योंकि को एक्सटेंसिव लायबिलिटी है। अभी थोड़ी देर पहले पहले यहाँ जो दिया हुआ है को एक्सटेंसिव, ये जो, चलो मैं एक एक करके लाइन से ही चलते हैं। तो ये आगे भी हम देखेंगे, ये वाली पोजीशन आपको है नहीं, ये मैंने लिखा ज़रूर था बट ये आपको है नहीं, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। तो खैर आपको अभी नोट्स मिलने के हैं, तो बाद में आप ध्यान रखना कि ये श्योरिटी अगर माइनर के लिए श्योरिटी बन रहा है तो क्या रूल्स लगते हैं। तो सिंपल है, आपको ध्यान रखना है कि अगर श्योरिटी माइनर की गारंटी दे रहा है तो यहाँ पे श्योरिटी कैन बी हेल्ड लायबल दो माइनर डेटर इज नॉट लायबल। ये एक ही रूल आपको ध्यान रखना है, बाकी के रूल्स आपको नहीं है कोर्स में। तो इस पे काफ़ी सारे केसेस हुए थे जिसमें अलग अलग रूल्स निकल के आए हैं। फिर श्योरिटी की लायबिलिटी कंटिन्यू होती है और उस पर एक्शन लिया जा सकता है इवन ए प्रिंसिपल डेटर के ऊपर केस नहीं फाइल किया। जैसे मैं श्योरिटी हूँ, प्रिंसिपल डेटर है, क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर से क्लेम किया, उसने पेमेंट नहीं किया, तो यहाँ पे वो मेरे पास आएगा। पहले तो मैं अगर पेमेंट नहीं करूंगा तो क्रेडिटर हैज अ राइट टू स्यू आइदर द श्योरिटी और द प्रिंसिपल डेटर, किसी पे भी एक्शन ले सकता है। अगर वो मेरे पे एक्शन लेता है तो मैं उसको ये नहीं बोल सकता कि उसके ऊपर भी एक्शन लो। सो इट इज हिज राइट, वो चाहे तो सिर्फ श्योरिटी के ऊपर केस फाइल कर सकता है विदाउट मेकिंग द प्रिंसिपल डेटर अ को डिफेंडेंट। ठीक है, सो ये भी एक ध्यान रखना है आपको। बाकी रिवोकेशन कैसे होता है, तो रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी 3 प्रकार से रिवोकेशन होते हैं। सो ये तो पहला प्रकार बताया सिर्फ, ये बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज, जब रिवोकेशन किया गया है बाय नोटिस, जानकारी देके। एक कंटिन्यूइंग गारंटी है, साल भर के लिए मैंने गारंटी दिया था बट मैं इसको बाद में रिवोक कर देता हूँ। समझो 10 महीने बाद मैंने इसको यहाँ पे रिवोक कर दिया। अब रिवोक कर भी दिया हूं तो भी जो पहले हो चुकी है कार्य उसको मैं रिवोक नहीं कर सकता, उसके लिए गारंटर लायबल रहेगा, श्योरिटी लायबल रहेगा। बट इसके बाद अगर कोई और लोन वगैरह दिया जाएगा, गुड्स दिए जाएंगे, तो इसके लिए लायबिलिटी नहीं होती। तो ये नोटिस ऑफ रिवोकेशन के बाद फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स के लिए डिस्चार्ज हो जाता है, लेकिन जो ऑलरेडी हो चुका है इसके लिए डिस्चार्ज नहीं होगा। ये वाली चीज़ों के लिए ही विल बी लायबल और ये वाली चीज़ के लिए वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो रिवोकेशन किया जा सकता है बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट। पहले मैंने बोला था साल भर की गारंटी है, बाद में मैं रिवोक कर देता हूँ, तो रिवोकेशन इज ओनली फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स। फिर डेथ ऑफ श्योरिटी से भी फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स की गारंटी खत्म हो जाती है और अलग अलग सर्कमस्टेंसेज में डिस्चार्ज हो जाते हैं, जो हम एक एक करके देखेंगे। ये एक बार आप देख लोगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी का डिफरेंस। फिर डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी अंडर वेरियस सर्कमस्टेंसेस, जिसमें पहला वही है नोटिस ऑफ रिवोकेशन। जब कंटिन्यूइंग गारंटी है तो फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए हम रिवोक कर सकते हैं। और स्पेसिफिक गारंटी ओनली इफ लायबिलिटी हैज नॉट अक्रूड, तो स्पेसिफिक गारंटी भी रिवोक हो सकती है जब तक कार्य होने का है, सो रिवोक कर सकते हैं। डेथ ऑफ श्योरिटी, इसमें भी फ्यूचर ट्रांजेक्शन आफ्टर द डेथ पूरा डिस्चार्ज हो जाएंगे।
इसके बाद बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, अब यहाँ अलग अलग आपको नहीं दिया है बट आप बुक में देखोगे तो कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, कभी कभी क्रेडिटर ऐसे कुछ कार्य करता है जिसके कारण प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो जाए, प्रिंसिपल डेटर एज वेल एज श्योरिटी दोनों डिस्चार्ज हो सकते हैं। तो अलग अलग केसेस हैं, जिसमें पहला केस है जिसमें सिर्फ श्योरिटी डिस्चार्ज होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट वेरी किया जाता है बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर, जैसे कि प्रिंसिपल डेटर था, इसको क्रेडिटर ने अपने यहाँ जॉब पे रखा था, एस के बोलने पे, एस ने बोला था इसको जॉब पे रख लो और ये जो भी काम करेगा प्रॉपर करेगा, अगर इसने गड़बड़ किया तो मैं जिम्मेदार हूँ, फिडिलिटी गारंटी दी गई थी। मान लो इसकी सैलरी रखी गई थी 10,000 रुपये, बाद में क्रेडिटर इसके साथ एग्रीमेंट कर देता है आपस में कि अब तुम्हारी सैलरी मैं चेंज कर रहा हूँ, समझो मैं तुमको 8,000 रुपये दूंगा बट मैं तुमको साथ में कमीशन पे करूंगा, जितना भी तुम सेल करोगे उसके ऊपर कमीशन पे करूंगा। अगर ये चीज श्योरिटी के अनुमति के बिना की गई है, विदाउट हिज कंसेंट, तो ऐसे केस में श्योरिटी इज डिस्चार्ज। तो श्योरिटी कब डिस्चार्ज होता है? जब भी कोई वेरायंस होगा बिटवीन दी प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर, अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट में जो ओरिजिनली किया गया था उसमें अगर वेरायंस होता है, चेंजेस होते हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। ये पहला केस है। तो वेरिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट चेंज किए जाते हैं बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड द क्रेडिटर, ऐसे केस में श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। कभी कभी रिलीज हो जाता है या डिस्चार्ज हो जाता है प्रिंसिपल डेटर, जैसे कि अगर प्रिंसिपल डेटर को क्रेडिटर ने रिलीज कर दिया, क्रेडिटर बोलता है कि मैं तुमको छोड़ रहा हूं, तुम्हारे ऊपर एक्शन नहीं लूंगा, तो जैसे ही इसको छोड़ दिया साथ में श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। कई बार ये रिलीज करते हैं, कई बार डिस्चार्ज होते हैं। आपको एक याद होगा, एक केस था इंडिगो वाला, ए प्रॉमिस करता है बी को कि मैं तुमको अपनी ज़मीन पे इंडिगो उगा के बेचूंगा। अब यहाँ से एक नहर आती है, ये नहर इसके खेती के लिए ज़रूरी होती है, लेकिन बी ने क्या किया, और इसमें सी ने गारंटी दिया था, सी ने बोला था कि हाँ ये बराबर परफॉर्म करेगा, लेकिन बी ने क्या किया, बी ने ये जो नहर थी ये नहर को डाइवर्ट कर दिया और इसके कारण इसके जगह पे यहाँ पे पानी नहीं आ पाया और इसने इंडिगो नहीं उगा पाया। यहाँ पे जैसे ही बी ने ये नहर डाइवर्ट किया तो ए डिस्चार्ज हो जाता है, ऑटोमेटिकली सी भी यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये एक्चुअल केस है जो आपको बुक में भी दिया हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट केस ध्यान रखना, ये पूरे केसेस इंपॉर्टेंट है, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी वाले भी। इसमें भी ये डेथ वगैरह आप भूल सकते हैं, लेकिन नोटिस ये इंपॉर्टेंट है, रिलीज या वेरिएशन, वेरिएशन भी ध्यान रखना है, वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वेरिएशन में एक चीज और ध्यान रखना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वेरिएशन से श्योरिटी को फायदा होगा या नुकसान होगा, अगर फायदा भी होने वाला होगा तो भी यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाएगा। सो वेरिएशन इज बेनिफिशियल और प्रिजुडिशियल, इससे कोई लेना देना नहीं। इफ देयर इज अ वेरिएशन बिटवीन द इन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर, तो ऑटोमेटिकली श्योरिटी इज डिस्चार्ज। ठीक है। फिर अरेंजमेंट विथ प्रिंसिपल डेटर, जब इन लोगों ने आपस में अरेंजमेंट कर लिया जिसमें इसने बोल दिया कि मैं तुम पे एक्शन नहीं लेता, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल डेटर पेमेंट नहीं कर पा रहा था और इसीलिए उसने बोला कि एक काम करो तुम मेरी प्रॉपर्टी रख लो, ये प्रॉपर्टी उसने इसको दे दिया। तो जैसे ही ये प्रॉपर्टी दे देगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अब प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो जाता है, साथ में श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो वही है, जब वो एग्री कर रहा है कि ठीक है मैं प्रॉपर्टी रख के तुमको छोड़ रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर एक्शन नहीं लूंगा, तो ऑटोमेटिकली श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट और होता है कि अगर टाइम एक्सटेंड करके दिया है, क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को बोला था 3 महीने में पैसा दे दो, 3 महीने हो गए बट प्रिंसिपल डेटर ने पैसा नहीं दिया, अब वो क्रेडिटर के पास जाता है, बोलता है भैया मेरे को और 2 महीने का टाइम दे दो। अगर ये 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दे देगा तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, बट अगर ये कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में होता है तब डिस्चार्ज होता है। अगर सेम कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड बाय क्रेडिटर विथ एनी थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी बोलता है इसको एक्स्ट्रा टाइम दे दो 2 महीने का, देन श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इफ द एग्रीमेंट टू गिव एक्स्ट्रा टाइम इज एंटर्ड इनटू बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर, देन द श्योरिटी इज डिस्चार्ज, अगर वो कंसेंट नहीं देता है तो। एंड अगर यही कॉन्ट्रैक्ट किसी थर्ड पार्टी के साथ करता है क्रेडिटर, देन श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज। ठीक है। सो ये भी दिया हुआ है, तो लिखा ही हुआ है एक्सटेंड द टाइम और मेक एनी सेटलमेंट, बट इफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ टाइम इज डन विद थर्ड पार्टी, देन श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज। यहाँ श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता। लॉस ऑफ सिक्योरिटी, कई बार कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में हम लोग एडिशनल सिक्योरिटी देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने डेट लेके आए थे और साथ में समझो यहाँ पे गोल्ड की एक चेन रख दिया था, तो ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी हो जाती है। तो अगर ये गोल्ड की चेन घुमा देता है या गोल्ड की चेन रिटर्न कर देता है तो ऑटोमेटिकली श्योरिटी उतने वैल्यू तक के डिस्चार्ज हो जाएगा। समझो लोन दिया गया था 1 लाख रुपए का और गोल्ड चेन की कीमत थी समझो 30,000, तो ऐसे केस में अगर
क्रेडिटर इस गोल्ड चेन को घुमा देता है तो ये 30,000 तक के डिस्चार्ज हो जाएगा। पूरा डिस्चार्ज नहीं होगा, ओनली अप टू द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। इंपॉर्टेंट चीज है, एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू गारंटी कॉन्ट्रैक्ट ये सिक्योरिटी होना चाहिए। अगर ये बाद में ली गई थी तो यहाँ डिस्चार्ज नहीं होते। जैसे कि अगर समझो एक प्रिंसिपल डेटर है, इसने क्रेडिटर के पास जाके लोन लेके आया था और यहाँ पे उसने सिक्योरिटी रखा था और श्योरिटी है, इसने गारंटी दिया था, तो ये वाली सिक्योरिटी अगर ये घुमा देगा या वापस कर देगा तो श्योरिटी इज डिस्चार्ज्ड। दोनों पहले से है, ये भी साथ में हुआ और ये भी साथ में हुआ। यहीं पे अगर प्रिंसिपल डेटर है, इसने क्रेडिटर से गुड्स लेके आया था, उधारी लेके आया था, बाद में इसमें इवन एस ने श्योरिटी भी दिया था, गारंटी दिया था, बाद में ये सिक्योरिटी एक्स्ट्रा मांगता है, ये बोलता है कि भैया तुम एक एडिशनल मुझे गोल्ड रिंग लाके दे दो। तो पहले जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंटर किया उस वक्त ये सिक्योरिटी नहीं थी, सिक्योरिटी वाज गिवन आफ्टरवर्ड्स। तो ऐसे केस में अगर ये सिक्योरिटी को घुमा देता है या वापस कर देता है तो श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज, यहाँ पे डिस्चार्ज नहीं होता क्योंकि सिक्योरिटी वाज नॉट देयर एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। तो ये पहले से होना चाहिए, आइदर कॉन्ट्रैक्ट के टाइम किया जाए या पहले से भी रहे तो भी चलता है। समझो यहाँ पे अगर सिक्योरिटी पहले से थी, बाद में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंटर किया गया है, तो यहाँ पे भी ये सिक्योरिटी गुम गई तो एस डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, सो ये दोनों साथ में हो तब भी या पहले से हो तब भी। पहले से सिक्योरिटी थी, बाद में फिर गारंटी दी गई, तो ऐसे केस में गुड्स दिए और गारंटी दी गई, तो ऐसे केस में सिक्योरिटी गुमी तो श्योरिटी इज डिस्चार्ज, बट ओनली अप टू द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, पूरा डिस्चार्ज नहीं होता। ठीक है, सो ये है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इनवैलिडेशन, कभी कभी बाय मिस रिप्रेजेंटेशन या कीपिंग साइलेंस एज टू मटेरियल सर्कमस्टेंसेस, दैट मीन्स कंसीलमेंट। तो यहाँ पे कंसीलमेंट और मिस रिप्रेजेंटेशन से भी श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। इनफैक्ट यहाँ पे वैलिड ही नहीं होता। जैसे समझो श्योरिटी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, प्रिंसिपल डेटर है, प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर से गुड्स लेने की बात किया था और श्योरिटी ने इसको गारंटी दिया था। गुड्स कौन सा है, तो मान लो एसी खरीदना था इसको, तो ऐसा वाला एसी नहीं, ऐसा वाला, वो अकाउंट्स हो जाता है। सो एसी खरीदना था उसको और क्रेडिटर ने इसको झूठ बोला। क्रेडिटर ने बोला कि इसका जो कंप्रेसर वगैरह है कॉपर का बना हुआ है। अब ये सुनते हुए एस ने भी गारंटी दे दिया कि हाँ ये बराबर रीपे कर देगा। बाद में पता लगता है कॉपर का नहीं था, एल्यूमिनियम का था। तो ऐसे केस में ये इनवैलिड गारंटी है, भले इसने हाँ बोला था बट अब ये लायबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ या कंसीलमेंट हुआ है, कोई चीज़ बताई नहीं गई। फिडिलिटी गारंटी में भी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि पहले से एक व्यक्ति जॉब पे था, फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर के यहाँ जॉब करता था, बाद में उसने कुछ गड़बड़ किया और इसीलिए क्रेडिटर ने बोला मैं तुमको निकाल दूंगा, नहीं तो एक एडिशनल व्यक्ति की सिक्योरिटी लेके आओ। तो वो मेरे पास आता है, मैं इसको बोलता हूँ कि हाँ इसको जॉब दे दो, जॉब पे रखो और ये बराबर काम करेगा, अगर इसने काम नहीं किया तो मुझसे पैसा रिकवर कर लेना। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो की गई है, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की गई है ये विथ रिस्पेक्ट टू इसकी फिडिलिटी दी गई है। हेलो हेलो, हाँ, सो क्लियर तो है आवाज? एक सेकेंड, क्या बता रहा था मैं आपको? हाँ, साइलेंस। तो इसकी फिडिलिटी की दी गई है, बट यहाँ पे इसने ऑलरेडी मिसकंडक्ट कर चुका है। तो अगर मिसकंडक्ट पहले से कर चुका है उसने, तो फिर से अब यहाँ पे गारंटी देते वक्त क्रेडिटर की जिम्मेदारी थी, ही शुड इन्फॉर्म हिम कि इसने पहले गड़बड़ कर चुका है, तुम गारंटी दे रहे हो लेकिन पहले गलती हो चुकी है। अगर ये इन्फॉर्म नहीं करेगा तो अगेन इट इज इनवैलिड। ये सब केसेस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वॉइड नहीं हो रहा है, बाद में खत्म नहीं हो रहा है, ये शुरुआत से इनवैलिड है। वैसे ही एक और केस होता है जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी शुरू से इनवैलिड होता है, जिसमें पहले बोला गया था कि भाई तुम इसको अगर लोन दोगे तो पहले दूसरे व्यक्ति से पूछ लेना। तो एक S1 है, जैसे मैंने बोला था कि तुम पांडे जी से पूछ लेना, अगर पांडे जी भी हाँ बोलते हैं तभी लोन देना। यहाँ पे अगर क्रेडिटर इसके पास जाता ही नहीं, पांडे जी से पूछता ही नहीं, या फिर वो पूछता है और पांडे जी मना कर देते हैं, तो यहाँ पे फिर लोन नहीं देना चाहिए। अगर लोन देंगे तो मैं यहाँ पे भी लायबल नहीं हूँ, यहाँ पे भी ये गारंटी इनवैलिड है। तो ये सब केसेस में इनवैलिड गारंटी है, यहाँ पे एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बनता ही नहीं, शुरू से इनवैलिड रहेगा। सो वही दिया है। सो 3 केसेस, जब मिसरिप्रेजेंटेशन होगा एसी वाला केस, या फिर कंसीलमेंट होगा जैसे फिडिलिटी गड़बड़ हुई थी पहले से, और तीसरा व्हेन द को श्योरिटी फेल्स टू ज्वाइन। तो ये 3 केसेस में शुरू से इनवैलिड है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। बाकी के केसेस में बाद में खत्म हो जाता है,
यहाँ पे बाद में ख़त्म नहीं होता, ये पहले से ही वॉइड है, लेकिन फिर भी आपको इंस्टीट्यूट ने ये दोनों पॉइंट्स को इसी में रखा है कि बाद में इनवैलिड होता है, जबकि ये शुरू से वॉइड है। सो ये बाद में इनवैलिड नहीं हुआ, यहाँ पे शुरू से ही इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहता है। ठीक है, कोई भी डाउट रहे तो आप बीच में पूछ सकते हैं। तो अगर कोई पॉइंट नहीं समझा हो तो बीच में भी आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। सो जनरली मैं बाकी क्लास में ऐसा अलाउ नहीं करता, बट ये अभी रिवीजन कर रहे हैं अपन, इसीलिए आप बीच में भी पूछ सकते हैं कुछ अगर डाउट रह गया, क्योंकि बाद में पूछोगे तो हम आगे बढ़ चुके होंगे, तो तुरंत आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। फिर आप साथ में मेन बुक भी रख सकते हैं, मेन बुक में आपको दिखते जाएगा, अगर वैसे ज़रूरत नहीं है आप यहाँ भी देखो तो चल जाएगा, बट अगर मेन बुक से आपको देखना है तो साथ में रख सकते हैं। फिर राइट्स ऑफ श्योरिटी, इसमें कुछ छूटा तो नहीं, वो एक्सटेंसिव माइनर सब कवर हो गया। कुछ कुछ एग्जांपल्स मेरे बुक में थोड़े हैवी दिए हुए हैं, तो वो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में वैसे है ही नहीं, तो वो आप स्किप भी करोगे तो चलेगा। जैसे कि वो एक है जिसमें कानून के द्वारा ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इनवैलिड हो गया, वॉइड हो गया, वो कानून के हिसाब से बोला था कि ये काम करना है, बाद में कानून बदल गया तो ऑटोमेटिकली श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो थोड़े अलग है, थोड़े हैवी एग्जाम्पल है, इंटर के लेवल के, बट फिर भी मैंने रखा था बुक में। बट ऐसा लग नहीं रहा है वो वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत ही चिल्लर पेपर निकाले हैं इन्होंने आरटीपी एमटीपी में। तो उसमें ऐसा स्पेसिफिक ऐसे डिफिकल्ट वाले एग्जाम्पल नहीं आए, कुछ दिया ही नहीं, गारंटी तो दिया ही नहीं कुछ, तो ठीक है। फिर राइट्स ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी को राइट कौन कौन से मिलते हैं, तो अलग अलग हिसाब से हम इसको विभाजित कर सकते हैं। प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट उसको दो राइट मिलते हैं, राइट ऑफ सब्रोगेशन, सब्रोगेशन का मतलब है श्योरिटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर, दैट मीन्स ही विल गेट ऑल द राइट्स एंड इज एंटाइटल्ड टू ऑल द बेनिफिट्स विच द क्रेडिटर हैड अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। जो जो क्रेडिटर कर सकता था अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, वो सब अधिकार अब श्योरिटी को मिल जाएंगे। बट ये राइट कब मिलता है, आफ्टर पेइंग द डेट, तो जब वो पेमेंट कर देगा उसके बाद, जब वो प्रॉमिस पूरा कर देता है उसके बाद ये राइट उसको प्राप्त होता है। दूसरा राइट मिलेगा राइट ऑफ इंडेमनिटी, इंडेमनिटी में नुकसान की भरपाई करवाना। सो ये भी अधिकार उसको किसकी तरफ से मिलता है, तो अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर से वो क्लेम कर सकता है आफ्टर पेइंग ऑफ द लाइबिलिटी। सो ये दो राइट्स मिलते हैं, सब्रोगेशन और इंडेमनिटी। सब्रोगेशन ध्यान रखना क्योंकि एक ही बार आता है और कहीं आता नहीं, तो फिर आपको यहाँ पे कई बार जोड़े अलावा एरर होती है। यानी हमको ये पता होता है ऐसा कोई राइट है कि क्रेडिटर की जगह पे श्योरिटी आ जाएगा, हमको ये भी पता है राइट ऑफ सब्रोगेशन कहीं तो भी पढ़ा था, बट वो क्लिक नहीं होता है कि राइट ऑफ सब्रोगेशन और ये राइट एक ही है। सो कई बार ऐसी भी एरर होती है कि बाद में फिर अपन एग्जाम दे के निकलते हैं, फिर बोलते हैं यार वो सब्रोगेशन ध्यान ही नहीं आया, फिर वो दोस्त बताएगा अरे वो नहीं क्या श्योरिटी उसकी जगह ले लेता, अरे वो था क्या, ऐसा होता है। तो ये वाले पॉइंट में गड़बड़ हो सकती है, ध्यान रखना। तो क्योंकि एक ही बार आता है और कहीं आप सब्रोगेशन वर्ड देखोगे नहीं पूरे कानून में। सो सब्रोगेशन का मतलब है श्योरिटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर, तो ही इज एंटाइटल्ड टू ऑल द राइट्स, इवन सिक्योरिटी वगैरह क्लेम कर सकता है। एंड दूसरा इंडेमनिटी, इंडेमनिटी कितने अमाउंट की रहेगी, तो जो भी राइटफुल पेमेंट करते हैं उसके लिए इंडेमनिटी होती है, रॉन्गफुल पेमेंट के लिए इंडेमनिटी नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया हूँ कई बार कि अगर प्रिंसिपल डेटर है, प्रिंसिपल डेटर ने लोन लेके आया था क्रेडिटर से 1 लाख रुपए का और श्योरिटी ने गारंटी दिया था, कल चलकर प्रिंसिपल डेटर ने ऑलरेडी 60,000 रुपये पे कर चुका है, तो श्योरिटी ने कितना पे करना चाहिए, सिर्फ 40,000। बट श्योरिटी को नहीं पता था और श्योरिटी ने पूरा 1 लाख फिर से पे कर दिया, तो फिर प्रिंसिपल डेटर से इंडेमनिटी कितनी मिलेगी, तो भी इसको 40,000 की ही इंडेमनिटी मिलेगी, क्योंकि उतना ही राइट बचा हुआ था क्रेडिटर का अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। सो यहाँ से इंडेमनिटी सिर्फ 40,000 मिलेगी, फिर बचा हुआ पैसा 60,000 रुपये या वापस इससे क्लेम कर सकता है। So money paid for another person as per section number 60 as per section number 72 of the Contract Act. So Contract Act में quasi contract, money paid or thing delivered by mistake or under coercion. So उसमें वो वापस क्लेम कर सकता है, ठीक है। So rightful amount के लिए उसको accord and satisfaction या जो बचा हुआ है उतने के ही लिए उसको damages क्लेम करने का अधिकार रहेगा, उतना ही indemnity क्लेम करने का अधिकार रहेगा। इवन टाइम बाय डेट पेमेंट करेंगे तो भी इंडेमनिटी क्लेम कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ आपको बताई गई है कि अगर कोई टाइम बाद डेट हो चुका है तो भी श्योरिटी की लायबिलिटी कंटिन्यू होती है, भले प्रिंसिपल डेटर अब पे नहीं करेगा, फिर श्योरिटी पे एक्शन ली गई और श्योरिटी हैड टू पे द टाइम बाद डेट, यहाँ पे श्योरिटी कैन रिकवर इट फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर इवन फॉर द टाइम बाद डेट। क्रेडिटर को अधिकार होता है, अब यहाँ पे थोड़ी राइट्स अलग अलग दिए हैं, तो आप क्रेडिटर के अगेंस्ट जो राइट होता है अपने बुक से देखोगे तो उसमें दिया हुआ है राइट ऑफ सिक्योरिटीज, जो भी सिक्योरिटी दी गई है वो सब सिक्योरिटी लेने का अधिकार होता है। बाकी राइट टू स्यू नहीं दिया है आपको, राइट टू क्लेम नो लायबिलिटी दिया है कि अगर प्रिंसिपल डेटर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल
बाय ड्यू टू एनी डिफेक्ट इन टाइटल, कोई भी चीज़ के कारण, कोई डॉक्यूमेंट में गड़बड़ है उसके कारण प्रिंसिपल डेटर से अगर रिकवर नहीं कर सकते तो ऑटोमेटिकली श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाता है, उससे भी रिकवरी नहीं कर सकते। सेट ऑफ वाला अमाउंट अधिकार भी दिया है, डिसमिस भी नहीं दिया है आपको, राइट टू क्लेम सेट ऑफ वाला बताया है। तो राइट टू क्लेम सेट ऑफ होता है, दैट मीन्स अगर कोई पैसा देना था और कोई लेना भी था तो वो सेट ऑफ करके जितना बचा हुआ है उतना पैसा पे करता है। सो ये भी आपको पता है। को श्योरिटीज का इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें अगर को श्योरिटीज है, एक से ज्यादा श्योरिटी है, S1 S2 S3, ऐसा तीन जन समझो, A B और C तीनों ने मिलके गारंटी दिए थे, तो ये तीनों ने अगर कुछ और एग्री नहीं किया है तो तीनों की इक्वल गारंटी रहती है, तीनों जन इक्वलिटी ऑफ बर्डन एंड बेनिफिट से बन जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इन लोगों ने लिमिट लगाई थी, इसको हम बोलते हैं पेनल्टी। इन्होंने लिमिट लगाई थी, इसने बोला था मैं सिर्फ 20,000 के लिए लायबल रहूंगा, इसने बोला था 30,000, इसने बोला था मैं 40,000 के लिए लायबल रहूंगा। ऐसे केस में अगर डिफॉल्ट हो जाता है, समझो 30,000 का, तो कितनी लाइबिलिटी रहेगी, तो 10,000 इसकी, 10,000 इसकी और 10,000 इसकी। तो भले ही इन्होंने अलग अलग पेनल्टी बोले हैं तो भी हम प्रोपोर्शनेट लाइबिलिटी नहीं देते, यहाँ पे लाइबिलिटी कैसी जाती है, तो इक्वली चलेगी जब तक के दी जा सकती है। समझो 50,000 का लॉस हो गया, तो 50,000 के केस में 60,000 कर लेते डायरेक्ट, काय को मैथ्स बीच में लाना। तो 20 ये, 20 ये और 20 ये, ठीक है। फिर अब इसकी 20 पूरी हो गई, अब समझो अगर 90,000 का लॉस हो गया तो 90,000 में 20 इसका, इसका ये पूरा हो गया और बचा हुआ जो रहेगा 35, 35 35, 20 खुद का और हाँ 30 30, सॉरी 30 30, मैथ्स बीच में आ जाता है ना, 40 आएगा ना, एक मिनट, ठीक है, बचा हुआ है जितना भी इक्वल तो 70 है ना, 35 ही तो आएगा ना। अच्छा हाँ 30 है, सॉरी गड़बड़ हो गई, मैंने गलती कर दिया, तो 90 के बदले 80 चलो ठीक है, समझ गया ना आपको और इसका 40, 35, हाँ ये 30 की लिमिट है इसके कारण। तो खैर, तो लाइबिलिटी कैसी होती है, इक्वल, जब तक इक्वल दे सकते हैं तब तक इक्वल। अगर 1 लाख अगर लॉस हो जाएगा तो फिर ये पूरी हो चुकी है, इसके बाद अब लाइबिलिटी नहीं, यानी इनकी लाइबिलिटी अब कितनी रहेगी, वही 20 30 और 40, क्योंकि इसके बाद 10,000 जो 10,000 जो रहेगा उसकी लाइबिलिटी नहीं रहेगी क्योंकि उसकी गारंटी नहीं थी। सो जो लिमिट लगाई गई अगर अलग अलग पेनल्टी में है, इसको इजी रखना चाहिए, इसलिए मैथ्स बीच में आ गया तो तकलीफ होती है। तो 10 20 30 रखो तो ज़्यादा आसान जाता है, 10 20 40 भी चलता है तो इजी जाता है समझने को, ठीक है। मैथ्स में मैं थोड़ा कभी कभी गड़बड़ करता हूँ और सुबह सुबह का टाइम है तो ज़्यादा गलतियाँ होती। चलो खैर, तो ध्यान रखना है आपको, इक्वलिटी ऑफ बर्डन एंड बेनिफिट होता है, तो ये तो बर्डन की बात हुई। बेनिफिट भी, अगर समझो एक व्यक्ति ने पूरा पेमेंट कर दिया है तो इससे क्लेम कर सकता है, बट समझो यहाँ कोई सिक्योरिटी थी, गोल्ड रिंग थी, तो ये गोल्ड रिंग पे भी दोनों का अधिकार रहेगा, इसको भी राइट है इसको भी राइट है। सो गोल्ड रिंग बेच के अगर 1 लाख रुपए मिलते हैं तो दोनों जन 50-50 हजार शेयर करेंगे, ठीक है। सो ये बताया गया है जो राइट्स ऑफ को श्योरिटीज अगेंस्ट ईच अदर है। तो अगर इक्वल कंट्रीब्यूशन, अगर कुछ नहीं बोला है तो इक्वल, अगर अलग अलग सम्स में बाउंड किया है तो वैसा होगा। इसमें अगर इन लोगों के बीच में एग्रीमेंट किया गया है कि देख भाई अगर तू डिफॉल्ट करेगा तभी मैं जिम्मेदार हूं, अगर इन्होंने ऐसा एग्री किया कि पहले S1 पे करेगा, S1 अगर डिफॉल्ट करता है तो फिर S2 लाइबल रहेगा, तो भी क्रेडिटर कैन क्लेम फ्रॉम एनी पार्टी। अगर क्रेडिटर इज नॉट अ पार्टी टू दिस कॉन्ट्रैक्ट, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है बट क्रेडिटर उसका पार्टी नहीं है, तो क्रेडिटर हैज बिन गिवन द राइट टू क्लेम फ्रॉम एनी ऑफ द को श्योरिटीज, किसी से भी क्लेम कर सकता है, इवन इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द श्योरिटीज, तो भी क्रेडिटर कैन क्लेम फ्रॉम एनी ऑफ द पार्टी, ठीक है। सो ये भी एक पॉइंट दिया हुआ है, तो क्रेडिटर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक क्रेडिटर खुद उसकी पार्टी ना हो। अगर क्रेडिटर खुद पार्टी रहेगा तो फिर वो वैसा जैसा लिखा है वैसा क्लेम करेगा, लेकिन अगर वो पार्टी नहीं है, इवन इफ इज अवेयर कि इनके बीच ऐसा एग्रीमेंट है कि पहले S1 पे करेगा, वो नहीं पे किया तो इससे पैसा लूंगा मैं, तो ये अगर इन्होंने आपस में एग्री किया है क्रेडिटर के साथ नहीं, तो इससे क्रेडिटर को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। समझा कि नहीं, ये लिखा हुआ है ये भी, तो आप मेन बुक में भी देखोगे तो आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा का पॉइंट है वैसे। फिर और कोई पॉइंट इसमें बचा तो नहीं, कोई डाउट्स होंगे यहाँ तक तो पूछ लो।
कोई भी डाउट? फिर बेलमेंट प्लेज देख लेते हैं और एजेंसी देख लेते हैं। सो अगला है बेलमेंट प्लेज। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो सबने एक बार तो भी पढ़ा ही होगा, भले ही कुछ ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने ओल्ड कोर्स में पहले दिया था एग्जाम और अभी न्यू कोर्स में आए, ऐसे भी बच्चे कुछ दिख रहे हैं मुझे बीच बीच में चेहरे। सो अभी न्यू कोर्स में ये जो चीज़ें आई हैं ये आपके लिए नई हैं पूरी, बट मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपने एक बार तो भी कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। सो जो ओल्ड से न्यू में आए हैं तो ओल्ड में ये सब चीज़ें नहीं थी, बट फिर भी एक बार कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, भले ही मॉड्यूल से पढ़ा या कैसे भी। वैसे मैंने भी इसके पूरे वीडियो डाला हूँ यूट्यूब पे, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं पूरा डिटेल्ड अगर आपको डिस्कशन देखना है तो। फिर दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज। बेलमेंट क्या होता है? तो बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट, जिसमें एक पर्टिकुलर पर्पज है, एंड व्हेन द पर्पज इज अकम्प्लिश द गुड शैल बी रिटर्न, तो वापस कर दिया जाएगा टू द पर्सन डिलीवरिंग देम और एज पर हिज डायरेक्शंस, इसको वापस कर दिया जाएगा। जिसमें 3 एग्जांपल्स जनरली मैं देता हूँ, तो आपको अगर याद होगा तो क्लास में 3 एग्जाम्पल दिए गए थे। एक कार का एग्जाम्पल, कार मैंने दिया हूँ आपको विदाउट एनी मनी, बदले में मैं कोई पैसा नहीं ले रहा, तो ऐसे केस में ये कहलाता है ग्रेटिशियस बेलमेंट, जिसमें हम पैसा नहीं ले रहे, आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड ये कार्य किया जा रहा है। इसमें फायदा किसको मिल रहा है? आपको फायदा मिलेगा इसमें। दूसरा, जिसमें मैं कार दे रहा हूं अगेन लेकिन पैसा ले रहा हूं बदले में, तो ऐसे केस में दोनों को फायदा, आपको कार मिल रही, मुझे पैसा मिल रहा है। सो ये नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट कहलाता है। फिर गाय का एक एग्जाम्पल, तो मैंने गाय रखा था गुप्ता जी के पास, गुप्ता जी, मैं बाहर घूमने जा रहा था और गाय रख दिया था मैंने गुप्ता जी के पास। गुप्ता जी बोलते हैं मैं इसका ध्यान रखूंगा और जब मैं वापस आ जाऊंगा तो ये मुझे वापस कर देंगे गाय। यहाँ पे फायदा किसको मिल रहा है? तो मुझे मिल रहा है। यहाँ पे भी ये पैसा कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो ये भी ग्रेटिशियस बेलमेंट है। ग्रेटिशियस बेलमेंट जिसमें इस व्यक्ति को फायदा मिल रहा है, बेलर को फायदा मिल रहा है। और तीसरा केस, जिसमें सनी पाजी जाते हैं टेलर के पास और कुछ क्लॉथ्स देते हैं और बोलते हैं कि इसका मुझे सूट बना के दे दो, तो देखे होंगे सनी, सनी पाजी, हाँ। सनी जाते हैं और टेलर को बोलते हैं इसका मुझे एक अच्छा सा ड्रेस बना के दे दो। यहाँ पे ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, जिसमें एक व्यक्ति कोई गुड्स दे रहा है दूसरे को, ये गुड्स को बाद में रिटर्न कर देगा उस पर जो कार्य किया करने दिया है उतना करके। तो ये हमेशा डिलीवरी होगी। यहाँ पे हमेशा आप देखोगे ओनरशिप किसकी होती है? बेलर की, लेकिन पोजीशन ट्रांसफर होता है और उसके बाद ये वापस किया जाता है। कई बार रिटर्न करेंगे, कई बार मैंने अगर कुछ बोला हूं तो उस हिसाब से इसको दे दिया जाएगा। जैसे मैंने टेलर को बोला था भाई एक काम करना, ये कपड़े जो हैं ये मेरे को ये पहचान वाले हैं उनके पास पहुंचा देना, तो यहाँ पे वो एज पर माई डायरेक्शंस अगर उसको दे रहा है तो इसको भी हम रिटर्न मान लेते हैं। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो रिटर्न में मुझे ही वापस करें। इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें, ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड, ओनली पोजीशन इज ट्रांसफर्ड। इट मे बी इवन विदाउट कंसिडरेशन, तो जनरली कॉन्ट्रैक्ट्स में कंसिडरेशन चाहिए, बट ग्रेटिशियस बेलमेंट में कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। फिर इट मे बी फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर, जैसे कि गाय वाला एग्जाम्पल, और बेली कार दिया विदाउट एनी चार्ज, और फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों के बेनिफिट के लिए भी हो सकता है। जैसे टेलर को हमने अगर कपड़े दिए हैं सिलने के लिए तो दोनों को फायदा है, इसको एक सर्विस मिल रही है, इसको कुछ पैसे मिलेंगे। ऐसे 3 प्रकार के केसेस हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आप ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट समझ सकते हैं। ये 3 ही केस आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट समझा देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में डिलीवरी ऑफ गुड्स होती है बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल व्हेन द पर्पस हैज बीन अकम्प्लिश्ड बी रिटर्न्ड और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। जो व्यक्ति गुड्स दे रहा है उसको बेलर बोलते हैं, जिसको गुड्स मिल रहे हैं उसको बेली बोलते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट को बेलमेंट बोलते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद एसेंशियल्स देखा है आपने। एसेंशियल्स में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए एक्सप्रेस या इम्प्लाइड, लेकिन कभी केस ऐसा भी हो सकता है जहां नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल बेलमेंट है। नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल बेलमेंट का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको मॉड्यूल में दिया हुआ नहीं था, वैसे मेरे बुक में मिलेगा आपको, मॉड्यूल में नहीं दिया था इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में, बट एमटीपी या आरटीपी किसी में क्वेश्चन दिया है, सीजर ऑफ गुड्स व्हीकल्स बाय द कस्टम्स अथॉरिटी, ऐसा दिया है किसमें। ये भले मॉड्यूल में नहीं था बट अपने बुक में आपको मिलेगा कि अगर कस्टम्स अथॉरिटी ने कोई गुड्स सीज किए हैं, तो मैंने बताया था ये भी बेलमेंट है,
भले ही ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? व्हेन देयर इज एनी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। यहाँ ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं है, कंसेंट नहीं है। इनफैक्ट ये तो मना कर रहा है कि मेरे गुड्स मत लो, बट फिर भी वो लेके जा रहे हैं। फिर भी कोर्ट ने बोला था, एक केस हुआ था स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मेमन मोहम्मद का, जिसमें उन्होंने बोला था कि ये भी एक प्रकार का बेलमेंट है, नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल बेलमेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल बेलमेंट भी हो सकता है। तो इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि दिया हुआ है, इस बार के आरटीपी या एमटीपी किसी में क्वेश्चन आया है। फिर पर्पस, एक डेफिनेट पर्पस होगा हमेशा। वो पर्पस के लिए गुड्स दिए गए, जैसे कार यूज करना एक पर्पस है, गाय का ध्यान रखना ये एक पर्पस है, या फिर स्टिचिंग करके देना, तो उसमें दोनों को फायदा मिल रहा है तो मुझे गुड्स मिलेंगे, आगे वाले को पैसा मिलेगा, तो उसमें भी एक पर्पस है। तो हर जगह कोई ना कोई पर्पस होगा। फिर गुड्स हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी की ही बेलमेंट हो सकती है, इमूवेबल गुड्स की नहीं हो सकती, कैश वगैरह की, मनी की नहीं हो सकती। वैसे ही डिलीवरी होना चाहिए, डिलीवरी इसमें पोजीशन ट्रांसफर होना चाहिए एंड नॉट मियर कस्टडी। तो डिलीवरी का मतलब होता है पोजीशन शुड बी ट्रांसफर्ड। अगर पोजीशन नहीं ट्रांसफर होगा, सिर्फ कस्टडी ट्रांसफर होगी, तो वहां पे बेलमेंट नहीं होता। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। मैंने पहले बोला था आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है कॉन्सेप्ट है। और इस पे क्वेश्चन अगेन एमटीपी आरटीपी में दिया है। मैंने जो एग्जांपल आपको दिया था अपने बुक में भी है वो एग्जांपल, वो आरटीपी में आए हैं। वैसे के वैसे वही, वैसे के वैसे एग्जांपल आए विथ नेम वगैरह, वैसा का वैसा। जिसमें एक वो साइकिल स्कूटर स्टैंड में आप स्कूटर या साइकिल पार्क करते हैं, तो वो भी बेलमेंट में आता है क्या? तो आंसर इज नो, नहीं आता, क्योंकि चाबियां हमारे पास होती हैं। तो चाबियां इंपॉर्टेंट है उसमें, क्योंकि कस्टडी ट्रांसफर होने में बेलमेंट नहीं क्रिएट होगा। जब पोजीशन ट्रांसफर होगा, व्हेन द कीज आर आल्सो गिवन, तब हम बोलेंगे बेलमेंट हुआ है। लेकिन अगर चाबियां नहीं दी हैं हमने, चाबी अपने पास रखी होती है, तो वहाँ बेलमेंट नहीं होता। और इसीलिए जब हम पार्किंग स्टैंड में कोई गाड़ी रखते हैं तो बेलमेंट में नहीं होता। तो जनरल रूल है, इट इज नॉट अ केस ऑफ बेलमेंट। कभी अगर स्पेसिफिकली हमने चाबी दे के आए हैं तो बेलमेंट हो जाएगा, नहीं तो बेलमेंट नहीं है। ठीक है, सो ये भी ध्यान रखना है आपको, जिसमें पोजीशन और कस्टडी को डिफरेंशिएट किया गया। इसका केस भी था एक, कालिया पेरुमल पिल्लई वर्सेस विजय लक्ष्मी। तो ये केस भी आपको चिपकाना है। सो कालिया पेरुमल का एग्जाम्पल याद होगा आपको, जिसमें एक व्यक्ति होता है कालिया पेरुमल गोल्डस्मिथ, जिसके पास एक आंटी जी आती हैं, खूब सारा उनके पास सोना होता है। वो सोना लेके आती है, बोलती है कि इसका मुझे नए प्रकार की ज्वेलरी बना के दो, लेकिन मेरी कंडीशन है पूरा काम जो है मेरे नज़रों के सामने होना चाहिए। जब आधा काम हो जाएगा तो उस दिन का काम कंप्लीट हो गया, अपन डब्बा बंद करेंगे, चाबी लगाएंगे यानी ताला लगाएंगे, और फिर एक रूम में ले जाके मैं तुम्हारे यहाँ पे वो डब्बा रख दूंगी। फिर उसके बाद वो रूम को भी लॉक लगाऊंगी, उसकी चाबी भी मेरे पास रहेगी। ऐसा चलता रहता है कुछ दिन तक। उसके बाद एक दिन चोरी हो जाती है गोल्ड स्मिथ के घर पे, तो भी यहाँ पे कोर्ट ने बोला बेलमेंट नहीं था, बिकॉज चाबी इनके पास थी। तो इट वॉज डीम्ड दैट देयर वॉज री डिलीवरी ऑफ द ज्वेल्स, वापस कर दिया गया था, ऐसा मान लिया जाता है। ठीक है, सो ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कालिया पेरुमल। सो आपको वैसे वो भी आ सकता है व्हीकल वाला, या कालिया पेरुमल पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, वैसा का वैसा आपको केस दे देंगे और क्वेश्चन आ सकता है। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर होता है। रिटर्न करना जरूरी होता है, या फिर अदरवाइज डिस्पोज ऑफ। जैसे मैं बुक्स का एग्जांपल जनरली देता हूँ, मैंने बुक्स बाइंडिंग करने भेजा था, अब वो बुक्स को मैं वापस भी मंगवा सकता हूँ, या मैं बोल सकता हूँ वहाँ से डायरेक्टली स्टूडेंट्स को डिस्पैच कर दो। सो मेरे बोलने पे वो डिस्पैच किए जा रहे हैं, तो ये भी रिटर्न मान लिया जाएगा। तो ये भी बेलमेंट है। मोड ऑफ डिलीवरी, एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक या कंस्ट्रक्टिव, तीनों प्रकार से हो सकती है। एक्चुअल डिलीवरी तब होती है जब एक्चुअली गुड्स दे दिए गए, जैसे कि अगर मैं कार दे रहा हूँ आपको, कार तो खैर अलग हो गया, मोबाइल दे रहा हूँ यूज़ करने को, तो मोबाइल के केस में एक्चुअल डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन अगर कार दे रहा हूँ तो मैं चाबियां दे दूंगा, तो सिंबॉलिक डिलीवरी हो जाएगी। वैसे ही कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, कभी कभी ऐसा होता है कि गुड्स पहले से मेरे गुड्स पहले से आपके पास रखे हैं, लेकिन आपके पास पोजीशन नहीं था, सिर्फ रखे हुए थे, कस्टडी थी। बाद में मैं बोलता हूँ कि ठीक है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे बाय एक्नॉलेजमेंट डिलीवर हो गया ऐसा मान लिया जाएगा, बिकॉज एक्चुअल डिलीवरी नहीं हो सकती, गुड्स एक्चुअली आपके पास ही रखे हैं। तो ऐसे केस में कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मानी जाती है। या दूसरे एग्जाम्पल, आपको हल्दीराम वाला केक वाला एग्जाम्पल याद होगा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का। बेलमेंट को भी दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, ग्रेटिशियस जिसमें कंसिडरेशन नहीं होता, एंड नॉन ग्रेटिशियस जिसमें कंसिडरेशन होता है। ठीक है, फिर इसके बाद ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली। सो राइट्स एंड ड्यूटीज, पहले ड्यूटीज ऑफ बेली पढ़ते हैं। ड्यूटीज ऑफ बेली इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस बार तो दिख नहीं रहे ज्यादा बेलमेंट पे, बट फिर भी ध्यान रखना है। पहली ड्यूटी है रीजनेबल केयर करना, उतना केयर जितना एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाला व्यक्ति
अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस खुद के गुड्स की केयर करता है उतनी केयर आपको करना है। अगर उतनी केयर की है उसके बावजूद नुकसान होगा तो फिर आप जिम्मेदार नहीं होते। सो अगर नॉट लायबल, अगर इसकी कोई गलती नहीं है या फिर एक्ट ऑफ गॉड से कोई नुकसान हुआ है तो ऐसे केस में लायबल नहीं होता। सो ये मैंने आपको बताया था। अनऑथराइज्ड यूज नहीं करना, अनऑथराइज्ड यूज अगर होगा तो फिर यहाँ पे लाइबिलिटी होगी और ये लाइबिलिटी एब्सोल्यूट होती है। ये तब भी लायबल होगी इफ ही इज लायबल टू मेक कॉम्पेंसेशन इफ इवन इफ द लॉस इज अराइजिंग ड्यू टू एक्ट ऑफ गॉड और इनएविटेबल एक्सीडेंट। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आप मेरी गाड़ी लेके तो जा रहे हैं लेकिन बर्डी मेन रोड पे मत ले जाना। आपने वहां पे ले गए, ध्यान से रखे, बराबर पार्किंग में ले जाके पार्क कर दिए, इसके बाद भूकंप आ गया और वो पूरी गाड़ी नेस्तनाबूद हो गई, तो यहाँ पे फिर भी आपकी जिम्मेदारी रहेगी इवन आफ्टर रीजनेबल केयर, क्योंकि अनऑथराइज्ड यूज हुआ है तो यहाँ पे एब्सोल्यूट लायबिलिटी होती है। फिर एंड कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो वॉइडेबल, अगर अनऑथराइज्ड यूज होगा तो हम कैंसिल भी कर सकते हैं। तो मुझे पता लगा आपने बर्डी मेन रोड पे मेरी कार ले गए तो मैं तुरंत उसको कैंसिल कर सकता हूँ। ड्यूटी नॉट टू मिक्स, मिक्स नहीं करना विदाउट कंसेंट। विद कंसेंट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, विद बेलर्स कंसेंट मिक्स होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी मिक्सचर प्रोड्यूस होगा उसमें सेम प्रपोर्शन रिस्पेक्टिव शेयर्स मिलेगा इन द सेम प्रपोर्शन, जो ओरिजिनल प्रपोर्शन था वो। अगर विदाउट कंसेंट मिक्स किया है तो दो केस हो सकते हैं, एक तो गुड्स सेपरेबल है, दूसरा सेपरेबल नहीं है। अगर गुड्स सेपरेबल है तो ओनरशिप दोनों पार्टीज के पास, बेलर का गुड्स बेलर के रहेंगे, बेली के रहेंगे, लेकिन बेली की जिम्मेदारी इनको अलग करेंगे और जो भी नुकसान होगा वो नुकसान की भरपाई करना। अगर अलग नहीं किए जा सकते तो पूरे गुड्स बेली रख सकता है लेकिन ही विल हैव टू कॉम्पेंसेट द बेलर। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने कॉटन दिया था, उसने मेरे कॉटन और अपने कॉटन को साथ में रख दिया, तो वो कॉटन अलग किया जा सकता है तो वो अलग करेगा, अलग करने का जो भी खर्चा है वो बेयर करेगा। लेकिन अगर मैंने आटा दिया था, उसने आटे में आटा डाल दिया, तो मेरा एक आटा था, उसने अपना कोई आटा वही डब्बे में मिक्स कर दिया, ऐसे केस में अगर वो अलग नहीं किया जा सकता है तो पूरा का पूरा गुड्स वो रख सकता है और पैसा मुझे भरपाई करके देगा। ठीक है, सो ये भी एक ड्यूटी है इंपॉर्टेंट में। रिटर्न ऑफ गुड्स, रिटर्न कैसा होना चाहिए? विदाउट डिमांड। ऐसा नहीं कि वो पूछेगा तब जाके हम वापस करेंगे। अगर बोला गया था एक दिन में मैं कार वापस कर दूंगा तो एक दिन में वापस कर दो, तो उसके मांगने के लिए रुकना नहीं है। ठीक है, सो विदाउट डिमांड हमको वापस करना है। वेयर द टाइम हैज एक्सपायर्ड और द पर्पस हैज बीन अकम्प्लिश्ड। अगर जॉइंट बेलर्स है तो किसी एक व्यक्ति के पास जाके भी गुड्स वापस कर सकते हैं। अगर टाइम पे गुड्स रिटर्न नहीं करेंगे तो बेली इज रिस्पॉन्सिबल टू द बेलर फॉर एनी लॉस, डिस्ट्रक्शन और डेटोरिएशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम दैट टाइम। एक्रीशंस भी वापस करना है, जो बढ़त होती है नेचुरल इंक्रीज, जैसे गाय दे के आए थे हमने, गाय को बछड़ा हो गया तो बछड़ा भी वापस करना है, वो एक्रीशंस कहलाते हैं। जैसे शेयर्स रखे थे, शेयर्स को बोनस शेयर्स मिल गए, शेयर्स के ऊपर बोनस दिया गया, तो बोनस शेयर्स भी वापस करना है। एंड ड्यूटी नॉट टू डिफीट द बेलर्स टाइटल, वो ड्यूटी लिखी नहीं है, नॉट टू डिफीट टाइटल, तो ओनरशिप हमेशा बेलर की रहेगी, उसका टाइटल हम डिफीट नहीं करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी राइट्स भूल जाओ, पढ़ लेना एक बार, बट ड्यूटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी राइट्स ऑफ बेलर, राइट ऑफ बेलर, एनफोर्समेंट ऑफ बेलीज ड्यूटी, जो बेली की ड्यूटी है, जो राइट टू क्लेम डैमेजेस फॉर निग्लिजेंस या अनऑथराइज्ड यूज या मिक्स किया है या फिर वापस नहीं किया या फिर एक्रीशंस वापस नहीं किया, तो ऐसे केसेस में बेलर क्लेम कर सकता है। तो बेलर का यही राइट है, जो बेली की ड्यूटीज है वो बेलर के राइट है। टर्मिनेट कर सकता है वो गुड्स, बेलमेंट दो केसेस में टर्मिनेट हो सकता है। अगर नॉर्मल बेलमेंट में गुड्स दिए गए थे और कोई अनऑथराइज्ड यूज कर रहा है, अनऑथराइज्ड मिक्सिंग कर रहा है, तो हम कैंसिल कर सकते हैं, इट इज वॉइडेबल। अगर ग्रेटिशियस बेलमेंट है तो यहाँ पे एनी टाइम कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। तो इवन दो ही हैज लेंट गुड्स फॉर स्पेसिफिक पर्पज और टाइम एंड बेली इज नॉट गिल्टी, तो भी हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर प्रीमेच्योर रिटर्न से कोई नुकसान हो रहा है इन एक्सेस ऑफ द बेनिफिट एक्चुअली रिसीव्ड, then the bailor must also indemnify bailey for such excess loss। जैसे एक एग्जांपल, अगर टर्मिनेशन में दो चीज आती है, टर्मिनेट कर सकते हो आप, अगर ग्रेटिशियस बेलमेंट है तो एनी टाइम कभी भी टर्मिनेट कर सकते हो, और अगर नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट है जिसमें पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो ऐसा कभी भी कैंसिल नहीं कर सकते। ये कब कैंसिल कर सकते हैं? ओनली ऑन फेलियर टू फुलफिल टर्म्स। जो टर्म्स ऑफ द बेलमेंट है अगर वो फुलफिल नहीं करता है बेली, तब हम कैंसिल कर सकते हैं। जैसे कि उसने अनऑथराइज मिक्सिंग कर दिया,
अनऑथराइज यूज कर दिया, रीजनेबल केयर नहीं कर रहा है, ऐसे सब केसेस में हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ हम कभी भी कैंसिल कर सकते हैं ग्रेटिशियस बिलमेंट में, ये हमारा राइट है। जैसे मैंने आपको कार दिया था यूज करने को 7 दिन के लिए, सो मैंने आपको 7 दिन के लिए कार दिया था और आपने बोला था किराए से चाहिए, मैंने बोला किराए से क्या, मेरी कार ले जाओ। आपको यहाँ पे एक्चुअल में 1,000 रुपये पहले लगे होते बट नहीं लगे। यहाँ दोनों कर लेता हूँ मैं, एस्टिमेटेड एक्सपेंस कितना था, तो मान लो 1,000 रुपये आपको रोज के लगे होते हैं। अगर आप 7 दिन के लिए कार लेके आते किराए से तो 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से आपको 7,000 रुपये लगे होते हैं। लेकिन मैंने आपको वादा किया कि नहीं आप मेरी कार ले जाओ, आप किराए से मत लो, इसलिए पहले दिन तो आपको कोई पैसा नहीं लगा। लेकिन दूसरे दिन मैंने कैंसिल कर दिया, ये मेरा राइट है क्योंकि मैं बिना पैसे के काम कर रहा हूं। तो आपको एक्चुअल में खर्चा अब लग रहा है समझो 1,200 रुपये। तो अब जहाँ 1,000 रुपये लगने चाहिए थे वहां रोज के 1,200 रुपये आपसे लिए गए क्योंकि टाइम पे आप कार बुक करके आते हो। तो आपको टोटल में 7,200 रुपये लग गए, जहाँ 7,000 लगना था वहां 7,200। तो ये जो 200 एक्स्ट्रा रुपये लगे हैं, ये एक्स्ट्रा रुपए मेरी गलती के कारण लगे, तो मुझे ये आपको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। तो मुझे राइट तो है कि मैं ये कभी भी कैंसिल कर सकता हूं, बट ऑल्सो लायबल टू कॉम्पेंसेट इफ सच प्री मेच्योर टर्मिनेशन लीड्स टू एनी लॉस टू द बेली। ठीक है, ये सब बने हैं आपके पास, डायग्राम वगैरह सब बनाए थे अपन ने क्लास में, तो ये सब बना होगा आपके पास, टर्मिनेट कब कब किया जा सकता है। ठीक है, सो ये है, तो दोनों अलग अलग है, ये जनरल है यानी नॉन ग्रेटिशियस बिलमेंट, और ये ग्रेटिशियस में। सो ग्रेटिशियस बिलमेंट में हम टर्मिनेट कर सकते हैं एनी टाइम, कभी भी। ठीक है, तो एनी टाइम टर्मिनेट कर सकते हैं। रॉन्ग डूअर्स, कोई थर्ड पार्टी अगर गुड्स यूज नहीं करने दे रही है, आप मेरी कार लेके जा रहे थे, एक पप्पू है उसने आपको कार ले जाने नहीं दिया, इसके कारण आपको नुकसान हो गया, तो आप पप्पू के ऊपर एक्शन ले सकते हैं। मेरा नुकसान होगा तो मैं भी एक्शन ले सकता हूं। ठीक है, तो ये बकवास है। फिर ड्यूटीज ऑफ बेलर, बेलर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, तो डिस्क्लोज द फॉल्ट्स इन द गुड्स, फॉल्ट्स डिस्क्लोज करना इंपॉर्टेंट ड्यूटी है। अगर ग्रेटिशियस बेलमेंट है तो ही शुड डिस्क्लोज ऑल द फॉल्ट्स ऑफ विच इज अवेयर, अवेयर ऑल नहीं, ऑल विच इज अवेयर, जिसके बारे में उसको पता था। लेकिन नॉन ग्रेटिशियस में ही इज लायबल फॉर ऑल द डिफेक्ट्स इवन इफ इज नॉट अवेयर। तो वेदर ही इज अवेयर और नॉट, इवन इफ इज नॉट अवेयर तो भी वो जिम्मेदार रहेगा अगर वो डिस्क्लोज नहीं करता है तो। जैसे मैंने आपको अगर कार यूज करने दिया और मैंने कोई पैसा नहीं लिया था, अब कार के ब्रेक लूज हैं, तो यहाँ पे मैं अगर आपको नहीं बताता हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, तो ऐसे केस में मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होती क्योंकि मुझे नहीं पता था। लेकिन अगर यही मैं पैसे के लिए काम करता हूँ तो मैं ये नहीं बोल सकता मुझे नहीं पता था। अगर मैं पैसे के लिए काम करता हूँ तो गुड्स में गलती होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, सो ये भी आपको याद होगा। तो ग्रेटिशियस बेलमेंट में जो अवेयर वाले फॉल्ट्स हैं वो बताना पड़ता है। ठीक है, जैसे गाय वाला केस, गाय है वो थोड़ी विशियस है, वो मारती है, कोई भी अगर लाल कलर के कपड़े पहन के आ गया तो उड़ा देती है उसको। सो हाँ ठीक है, सो ऐसे केस में मैंने अगर गुप्ता जी के पास वो गुड्स रखा हूँ, गाय रख के आया था, तो मुझे उनको बताना पड़ेगा कि भैया देखो ये लाल कलर के कपड़े पहन के मत जाना, अगर मुझे पता है तो। अगर मुझे नहीं पता था और फिर वो ऐसा कुछ हरकत करेगी तो मुझे खुद को नहीं पता था तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं क्योंकि ग्रेटिशियस बेलमेंट है। तो ग्रेटिशियस बेलमेंट में सिर्फ नोन फॉल्ट्स के लिए जिम्मेदार होते हैं, वो भी अगर बता दिए तो जिम्मेदार नहीं होते। मैंने बता दिया था उनको कि भाई देखो लाल कलर के कपड़े पहन के नहीं जाना, फिर भी वो अपनी वाइफ को बोलते हैं ये लाल वाला साड़ी पहन लो आज बहुत अच्छी लगोगी, और वो पहन के निकलती है और गाय उड़ा देती है। तो अब मेरी जिम्मेदारी नहीं, यहाँ तो मैंने सतर्क किया था, वो जानबूझ के गलती कर रहे हैं तो मैं जिम्मेदार नहीं। ठीक है, गलती नहीं है, ये साजिश है। खैर ठीक है, सो ऐसा है। सो ग्रेटिशियस बेलमेंट में सिर्फ जो अवेयर वाले फॉल्ट्स हैं वो बताना पड़ता है। नॉन ग्रेटिशियस में हर डिफेक्ट के लिए हम जिम्मेदार रहेंगे, इवन इफ आई एम नॉट अवेयर तो भी मैं जिम्मेदार रहूंगा। जैसे किराए से कार देता हूँ, उसके ब्रेक फेल है, लूज है, तो ये मेरी गलती है, इवन इफ आई एम नॉट अवेयर तो भी मैं जिम्मेदार रहूंगा क्योंकि पैसे लेके मैं ये कार्य कर रहा हूँ। फिर रीपे नेसेसरी एक्सपेंसेस, ये ज़्यादा आसान शब्दों में अगर समझना है तो ध्यान रखना कि जो भी
ऑर्डिनरी नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे पेट्रोल वगैरह टाइप की चीज़ हो गई, या जो भी ऐसे नॉर्मल खर्चे हैं, वो नॉर्मल खर्चे जिसको बेनिफिट मिलता है वो बेयर करेगा। इसलिए अगर गाय वाला केस है, सो गाय को अगर चारा पानी खिलाया है गुप्ता जी ने, सो वो फायदा किसका हुआ? मेरा हुआ, तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं वो चारे पानी के पैसे दूंगा। अगर आप कार यूज कर रहे हैं, मैं आपसे पैसा नहीं ले रहा हूं, तो आपके फायदे के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे फिर आप जो भी पेट्रोल वगैरह का खर्चा है वो बेयर करोगे। लेकिन अगर पेट्रोल का खर्चा नहीं है, समझो कोई मेजर खर्चा आ गया, कोई ब्रेकडाउन आ गया कार में, और वो कार उसमें आपको 5,000 रुपये पे करना पड़ा, तो ये 5,000 रुपये पे करने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। पहले आपने पे किया, बट यू कैन क्लेम इंडेमनिटी। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट पे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। एमटीपी या आरटीपी कहीं तो भी दिया है, रीपे नेसेसरी एक्सपेंसेस, दोनों प्रकार के दिए हैं उसमें, कि अगर नॉर्मल खर्चा हो रहा है तो क्या होगा, और अगर नॉर्मल खर्चा नहीं हो रहा है तो क्या होगा। तो नॉर्मल खर्चा मीन्स पेट्रोल वगैरह का और टोल टैक्स वगैरह का, ये सब खर्चे नॉर्मल है। ये खर्चे कौन बेयर करेगा? जिसको फायदा मिल रहा है, सो बेनिफिशरी। तो जैसे मैंने अगर विदाउट चार्ज आपको कार यूज करने दिया हूं, तो ये सब खर्चे तो एटलीस्ट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, वहीं अगर मुझे फायदा मिलता है, जैसे गाय वाला एग्जाम्पल, तो ये खर्चे मुझे करना पड़ेगा। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी खर्चे होते हैं वो हमेशा ओनर करता है। जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी खर्चे होंगे, जैसे कि कार को रिपेयर करना है, वो हमेशा मैं करूंगा। जितने भी ऐसे वाले खर्चे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नेचर के हैं, तो ये सब मेरे को बेयर करना है। सो बेली विल बेयर दी ऑर्डिनरी एक्सपेंस, ये जनरल रूल। लेकिन अगर ग्रेटिशियस बिलमेंट फॉर बेनिफिट ऑफ बेलर है, तो ये रिकवर किया जाता है फ्रॉम बेलर। सो इसको आसान शब्दों में ध्यान रखना है, तो ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हमेशा बेनिफिशियरी बेयर करता है, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हमेशा ओनर बेयर करता है। ठीक है, बेलर विल बेयर, तो ये यहाँ भले बेली और बेलर से समझा है, बट बेली बेलर से मत समझो इसको। इसको आप बेनिफिशरी और ओनरशिप से समझो। तो बेनिफिशरी जो रहेगा वो हमेशा ऑर्डिनरी नेचर के एक्सपेंस बेयर करेगा, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये ओनर करेगा। अब जब पैसे की बात होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी कंसिडरेशन देती लेती है, तो इसमें फिर अलग से जनरली ऑर्डिनरी एक्सपेंस क्लेम नहीं किए जाते। माना जाता है कि जो चार्जेस है उसमें वो इंक्लूडेड है। जैसे कि समझो टेलर के पास हमने कपड़ा लेके गए, उसको बोले कि भैया इसको स्टिच करके हमको दे दो। अब वो स्टिच कर रहा है, तो इसमें अलग से वो पूरे पैसे नहीं मांगेगा, भैया बटन के इतने पैसे हुए, सुई धागे के इतने हुए, अस्तर के इतने हुए, ऐसे सब अलग अलग चीजें नहीं मांगेगा वो। सो वो एक बार में, हाँ रहता है ऐसा, पैडिंग वगैरह लगाना पड़ता है, ऐसे कोट वगैरह पहन रहे, सनी पाजी है ना, अच्छे हेवी है, तो अच्छा कोट पहनाना पड़ेगा उनको। सो उसको जो भी बाकी के खर्चे वो अलग अलग नहीं मांगता कि ये तुम्हारे फायदे का है, तो वो उसमें चार्जेस में सब इंक्लूडेड है ऐसा मान लेते हैं। हम जब कार किराए से लेके आते हैं, अगर वो किराए में जैसे ओला वगैरह बुक कर रहे हैं, तो हम मान लेते हैं उसमें सब इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं होगा ओला ड्राइवर बोलेगा भैया वो पेट्रोल भराने के अलग से पैसे दो, सो वो अलग से नहीं होगा। जब पैसे ले चुके हैं तो हम मान लेते हैं उसमें सब कवर हो चुका है। ठीक है, अगर एक्सीडेंट हुआ है और गलती पता लग जाती है, तो फिर वो रीजनेबल केयर अगर नहीं है। अब एक्सीडेंट किस नेचर का है? नॉर्मल अगर गलती से कुछ हुआ है, तो ऐसे केस में ओनर विल बेयर। लेकिन अगर बेली की गलती थी उसमें, तो ऐसे केस में बेली इज लायबल, क्योंकि बेली की जिम्मेदारी थी कि रीजनेबल केयर करना चाहिए। इनका सवाल था एक्सीडेंट हुआ है तो कौन बेयर करेगा। जैसे कार चला रहे, एक्सीडेंट हो गया, अब वो अगर उसकी गलती से हुआ है बेली की, तो फिर बेली विल बेयर द कॉस्ट। लेकिन उसकी गलती से नहीं हुआ, ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ कि समझो बिजली गिर गई उसके ऊपर, ये भी एक्सीडेंट ही है, तो बिजली गिर गई कार के ऊपर, तो ये वाला नुकसान कौन बेयर करेगा? तो इट विल बी बोर्न बाय द बेलर, ओनर। ठीक है, सो ये जनरल रूल्स है आपके कुछ, तो ये ध्यान रखना है आपको, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। एक क्वेश्चन टीवी का भी कुछ दिया है, वो टीवी, टीवी नहीं कुछ अलग ही दिया है, कुछ तो भी एक और ऐसा क्वेश्चन दिया है। अर्थक्वेक आया और वो डिस्ट्रॉय हो गया, कोई तो भी गुड्स का एक एग्जांपल है आरटीपी या एमटीपी में, मुझे भी क्लिक नहीं हो रहा, कुछ तो भी दिया है ऐसा। खैर आप देखना एक बार, एमटीपी आरटीपी जरूर देखना, उसमें काफ़ी चीज़ें वैसी की वैसी छपने वाली है। 3 एमटीपी आई है, एक आरटीपी है। ठीक है, आरटीपी एक ही रहती है, एमटीपी कभी 2 आती, कभी 3 आती, कभी आती च नहीं, तो 3 आई है इस बार एमटीपी। ठीक है, वैसे आरटीपी ज़्यादा ज़रूरी है, आरटीपी से आपको वैसे के वैसे क्वेश्चन छप जाएंगे, बट एमटीपी भी देख के जाना। फिर कॉम्पेंसेशन फॉर प्री मेच्योर टर्मिनेशन, ये अभी थोड़ी देर पहले बताया, फिर से रिपीट नहीं करते। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, प्री मेच्योर टर्मिनेशन अगर होता है तो जो भी नुकसान होगा वो नुकसान की भरपाई करना है, इन केस ऑफ ग्रेटिशियस बिलमेंट, इन केस ऑफ ग्रेटिशियस बिलमेंट, इन केस ऑफ ग्रेटिशियस बिलमेंट। फिर डिफेक्ट ऑफ टाइटल के लिए इंडेमनीफाई करना, ये सब बकवास वाली ड्यूटी है, ये सब नहीं पूछेंगे।
ड्यूटी टू रिसीव बैक द गुड्स, ये सब बकवास है। तो ये ऐसे ही अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो आप लिख सकते हो, इंडेमनीफाई बेली फॉर डिफेक्टिव टाइटल, मैंने चोरी के गुड्स आपके पास बेल कर दिया, तो बताने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपको अधिकार रहेगा, आप मेरे से क्लेम कर सकते हैं। सो अगर आपके ऊपर एक्शन ली गई तो आप मेरे से एक्शन लेके क्लेम कर सकते हैं। तो एकदम बकवास वाली ड्यूटीज हैं, नहीं भी लिखी होती तो आपको पता है कि चोरी करके मैंने, सालवन सर की कार थी, आपको दे दिया बेलमेंट के रूप से, सालवन सर आप पे एक्शन लेते हैं तो आप जो भी नुकसान होगा मुझसे रिकवर कर लोगे, ठीक है। तो वही है। सो ये सिंपल वाली हैं। फिर ये जितनी भी राइट्स ऑफ बेलर है ड्यूटीज ऑफ बेली बन जाते हैं, राइट्स ऑफ बेली ड्यूटीज ऑफ बेलर बन जाते हैं। राइट्स ऑफ बेली, इसमें ये बाकी राइट्स तो ठीक है, एक्सटेंड ये एक्शन अगेंस्ट द बेली, बेली के ऊपर क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, डिस्क्लोज अनडिस्क्लोज फॉल्ट से नुकसान हुआ, सॉरी बेलर के ऊपर क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, राइट्स ऑफ बेली है ना। सो फॉल्ट्स डिस्क्लोज नहीं किया और नुकसान हुआ तो क्लेम कर सकते हैं, रीएम्बर्समेंट वगैरह वगैरह, इंडेमनिटी। तो ये सब कोई काम के नहीं, क्योंकि ड्यूटीज़ में आपने पढ़ चुके हैं वही है। सो जो ड्यूटीज़ ऑफ बेलर है वो बेली के राइट्स हैं। फिर किसी एक व्यक्ति को भी ले जाके गुड्स वापस कर सकते हैं, ये भी सिंपल है। टू डिलीवर द गुड्स इन गुड फेथ टू बेलर विदाउट टाइटल, मैंने चोरी के गुड्स आपके पास लाके दिया था, अब आपको पता नहीं था, आपने मुझे वापस कर दिए, तो ट्रू ओनर आप पे एक्शन नहीं ले सकता कि शर्मा जी को क्यों वापस किए, क्योंकि आपको नहीं पता था। यहाँ पे गुड फेथ होना चाहिए। गुड फेथ मीन यू शुड नॉट बी अवेयर कि ऐसा कुछ गड़बड़ है। सालवन सर की कार थी, मैंने आपको बेलमेंट के रूप से दिया, आपको पता ही नहीं था, तो आपने मुझे वापस ला के दे दिए, तो सालवन सर आप पे एक्शन नहीं ले सकते, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास है तब वो आपके ऊपर एक्शन लेके रिकवर कर सकते हैं, लेकिन आपने वापस कर दिए मुझे तो आप बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं। फिर लीन, लीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन दो प्रकार की लीन होती है, जनरल लीन और पर्टिकुलर लीन। आपके एग्जाम में पर्टिकुलर लीन पे क्वेश्चन आएंगे, जनरल लीन पे क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है। पर्टिकुलर लीन कब मिलती है? ओनली ऑन दैट पर्टिकुलर गुड जिसके ऊपर हमने कुछ काम किया है, चार्जेस रेंडरिंग सर्विस इन्वॉल्विंग एक्सरसाइज ऑफ लेबर और स्किल। तो लेबर वर्क या कोई स्किलफुल वर्क किया है, उन केस में लीन मिलती है। जैसे कि सनी ने गुड्स ले जाके बेलमेंट के रूप से दिया था, कपड़े दिया था कि इसको सिल के मुझे वापस करो। अब यहाँ पे वो वाले गुड्स पे उसने काम किया है, तो उसके ऊपर फिर टेलर लीन एक्सरसाइज कर सकता है जब तक उसको पैसे हम नहीं पे करेंगे, ठीक है। सो ये लीन रहेगी। लीन पर्टिकुलर लीन इसीलिए कहलाती है क्योंकि ओनली दैट पर्टिकुलर गुड्स कैन बी केप्ट जिनके ऊपर काम किए गए हैं, ठीक है। फिर कब तक के लीन रख सकते हैं? जब तक रेम्यूनरेशन पे नहीं करेगा। रेम्यूनरेशन पे कर दिया तो फिर हमको गुड्स वापस करना पड़ेगा। हमने पूरा काम करना चाहिए, जैसे टेलर है, टेलर ने पूरा काम करना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। अगर टेलर ही अपना काम पूरा नहीं करेगा तो ही विल नॉट गेट एनी लीन। हाँ, तो सर्विस होना चाहिए एंड ही शुड हैव परफॉर्म्ड इन फुल, पूरा होना चाहिए। एंड लीन कितने चीज़ के लिए रहेगी? तो ओनली फॉर चार्जेस, कस्टडी चार्जेस के लिए नहीं होगी, बाकी चार्जेस ऑफ लेबर और स्किल के लिए होगी। चार्जेस इन्वॉल्विंग लेबर और स्किल इसके लिए होती, कस्टडी चार्जेस वगैरह की कोई लीन नहीं होती। अगर पहले से एग्रीमेंट किया था, सनी ने बोला था कि भाई यहाँ पे मैं गुड्स ले जाऊंगा और बाद में यहाँ पे पेमेंट कर दूंगा, तो इस बीच में लीन नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि बात ही की गई है फ्यूचर में पेमेंट करने की। तो जब बात हुई है कि यहाँ पे पेमेंट कर देना, आप गुड्स ले जाना, लेकिन पेमेंट भले ही आप 1 महीने बाद करना, तो यहाँ पे जब बोला ही है 1 महीने बाद पेमेंट करना, तो फिर हम लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकते। विद इन 1 मंथ वो कभी भी गुड्स लेके जा सकता है विदाउट पेइंग दी अमाउंट, ठीक है। किसी भी रीजन से पोजीशन चला गया तो लीन चली जाती है, और लीन को डिफीट किया जा सकता है बाय एग्रीमेंट टू कॉन्ट्ररी। अगर लिख दिया है कि हम लीन नहीं एक्सरसाइज करेंगे तो नहीं करेंगे, नहीं तो ये ऑटोमेटिक है, लिखना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली लीन मिलती है। तो पर्टिकुलर लीन इज ऑटोमेटिक। ये सिर्फ उन गुड्स पे मिलती है जिन गुड्स पे काम किया गया है। काम शुड बी इन्वॉल्विंग लेबर और स्किल, कुछ तो भी स्किलफुल वर्क होना चाहिए, लेबरस वर्क होना चाहिए, एंड ओनली दैट पर्टिकुलर गुड्स विल बी केप्ट। पुराने कोई गुड्स होंगे वो नहीं रख सकते आप, अभी के गुड्स ही रख सकते हो। एंड जिसपे जो जिसके चार्ज ड्यू है वही रख सकते हो। एंड ओनली फॉर लेबर और स्किल वाले चार्ज होना चाहिए। अगर कस्टडी चार्जेस वगैरह है तो उसके ऊपर लीन नहीं मिलती, और ये क्रेडिट पीरियड में नहीं मिलती। ये सब आपको पता है, ये आपने एक जगह और पढ़ा है, जब हमने अनपेड सेलर्स लीन पढ़ा है, वहाँ भी सेम रूल है कि जब तक के क्रेडिट पीरियड है तब तक लीन नहीं मिलती। तो वही सेम टू सेम रूल यहाँ पे भी है। जनरल लीन, ये कोई भी गुड्स रख सकते हैं कोई भी अमाउंट के लिए, इवन दोस्त जिस पे लेबर और स्किल नहीं है। जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट्स के लिए होती है, बहुत कम बेलर्स को मिलती है, जैसे कि बेली को मिलती है बैंकर, वॉरफिंजर, अटर्नीज ऑफ हाई कोर्ट, फैक्टर्स और पॉलिसी ब्रोकर्स। जनरल लीन ये
अगर इनको तो मिलती है, बाकी किसी को चाहिए तो बाय नेम करना पड़ता है। जैसे पर्टिकुलरली इन ऑटोमेटिक थी, ये ऑटोमेटिक नहीं होती। एंड गुड्स कैन नॉट बी सोल्ड बट कैन ओनली बी रिटेन्ड। एक्शन अगेंस्ट थर्ड पार्टीज ऑलरेडी बताया, बेलर और बेली दोनों जन एक्शन ले सकते हैं अगेंस्ट थर्ड पार्टी। ऐसा है। टर्मिनेशन पता है आपको, इफ्लक्स ऑफ टाइम, टाइम बीत गया, पर्पस पूरा हो गया, इनकंसिस्टेंटली एक्ट किया। ग्रेटिशियस बेलमेंट में एनी टाइम टर्मिनेट कर सकते, डेथ ऑफ बेलर और बेली में टर्मिनेट हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया तो बेलमेंट खत्म हो जाएगा। कार को बेलमेंट के रूप में दिया था, कार ही खत्म हो गई, सो बेलमेंट खत्म। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, फाइंडर ऑफ गुड्स को क्या क्या अधिकार होते हैं, तो ही इज एंटाइटल्ड टू पोजीशन एंड ही इज एंटाइटल्ड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू ओनर, और जब तक कि वो मिलता नहीं तब तक ड्यू केयर करना है। फाइंडर इज एंटाइटल्ड टू कॉम्पेंसेशन, कॉम्पेंसेशन अगर उसको नहीं पे करेंगे तो उसको मिलेगी अगेन लीन। अगर कॉम्पेंसेशन पे नहीं किए तो ही कैन नॉट फाइल अ सूट, केस फाइल नहीं कर सकता। अगर रिवॉर्ड अनाउंस किया था तो रिवॉर्ड के लिए लीन नहीं मिलती, बट ही विल बी एंटाइटल्ड टू फाइल अ सूट। फिर कुछ केस में बेच भी सकते हैं हम। कब बेच सकते हैं, जब पेरिशेबल नेचर के गुड्स हैं या फिर उसको पहुंचाने का खर्चा 2/3 इन वैल्यू तक जा रहा है। एंड फाइंडर इज एंटाइटल्ड टू पोजीशन अगेंस्ट ऑल एक्सेप्ट द ट्रू ओनर। इसमें एक हॉलिन वर्सेस हॉलर्स का, हॉलिन्स वर्सेस हॉलर का केस भी आपने देखा था। ठीक है, सो ये फिर से रिपीट होगा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में। प्लेज, प्लेज का मतलब होता है एक और कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक व्यक्ति गुड्स लेके जा रहा है दूसरे के पास, लेकिन ये गुड्स क्यों दे रहा है, क्योंकि बदले में लोन मिल रहा है। तो प्लेज इज द बेलमेंट ऑफ गुड्स, ये भी बेलमेंट ही एक प्रकार का, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी, एज अ सिक्योरिटी यहां पे रखा गया है। इसमें भी जब ये लोन चुका देगा तब रिटर्न करना पड़ेगा। इस केस में जो बेलर होता है इसको हम पॉनर बोलते हैं या प्लेजर बोलते हैं, और जो दूसरा व्यक्ति होता है इसको पॉनी बोलते हैं। वही है, सैया ने देखा पॉनी पॉनी हो गई, ये पॉनी या प्लेजी, इसको हमने रिस्पेक्ट दिया जी, क्योंकि पैसा दे रहा है ना, प्लेजी। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी गुड्स एक्चुअल ना रख के हम टाइटल डॉक्यूमेंट्स रख के भी प्लेज क्रिएट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने का, जैसे एक केस है सिनेमा प्रोजेक्टर सिने एसोसिएशन बैंक का, जिसमें सिनेमा प्रोजेक्टर और कैमरा रहता है, एक प्रोड्यूसर खरीद के लेके आता है और बैंक से लोन लेता है। बैंक अगर वो कैमरा खुद के पास रखेगी तो बेचारा प्रोडक्शन कैसे करेगा, सो इसलिए एग्रीमेंट किया जाता है कि तुम कागज रख लो और बाकी यूज करने के लिए गुड्स मेरे पास रहने दो। यहाँ पे भी मान लिया गया कि प्लेज क्रिएट हो गया, इवन बाय डिपॉजिटिंग द टाइटल डॉक्यूमेंट्स प्लेज कैन बी क्रिएटेड, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर लोन का अमाउंट समझो 1 लाख है लेकिन जो गुड्स रखे गए वो 5 लाख के हैं, तो भी प्लेजी को पूरे 5 लाख पे अधिकार प्राप्त होता है। वो 5 लाख गुड्स बेच के पूरा 5 लाख ले लेगा और बचा हुआ फिर पैसा वापस कर देगा टू द प्लेजर। सो अगर 5 लाख के भी गुड्स थे तो 5 लाख रुपए पूरे क्लेम कर सकता है वो गुड्स बेच के, उसके बाद फिर अपना पैसा काट के पैसा रिटर्न कर देगा। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सो वही है प्लेज, जिसमें डिलीवर किया गया गोल्ड और मनी लिया गया इन द फॉर्म ऑफ लोन, जब पेमेंट हो जाएगा तो उसके बाद रिटर्न कर देना है। डिफरेंस एक बार देख लेना, कभी कभी नॉन ओनर भी प्लेज कर सकते हैं, ये देख लेते हैं एक बार, बाकी प्लेज में और कुछ नहीं है। तो नॉन ओनर कब कब प्लेज कर सकते हैं, मर्केंटाइल एजेंट, मर्केंटाइल एजेंट का मतलब है जब बिजनेस एजेंट है। सो एक व्यक्ति है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स दिया था, एजेंट को अधिकार होता है ये इसको प्लेज कर सकता है विद द थर्ड पार्टीज। तो यहाँ पे भी ओनर कौन होता है, ओनर प्रिंसिपल होता है, ए जो है इसके पास सिर्फ पोजीशन है और ये इसको प्लेज क्रिएट कर रहा है। सो ये एक केस हो गया, इवन इफ द एजेंट एक्सीड्स हिज अथॉरिटी तो भी प्लेज क्रिएट हो जाता है अगर थर्ड पार्टी इज एक्टिंग इन गुड फेथ। तो थर्ड पार्टी को नहीं पता था, मैंने इसको प्लेज करने को मना किया हूं, इसको नहीं पता है, तो ऐसे केस में भी अगर प्लेज क्रिएट हो जाएगा तो ये भी वैलिड रहेगा। ठीक है, बट ही शुड नॉट बी अवेयर, इट शुड बी इन गुड फेथ। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में भी प्लेज क्रिएट हो जाते हैं, वॉइड एग्रीमेंट्स में नहीं, इलीगल एग्रीमेंट्स में नहीं, बट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में हो जाते हैं। ऑनर विथ लिमिटेड इंटरेस्ट, अगर मेरा लिमिटेड इंटरेस्ट है, मैं मिस्टर ए हूं, मुझे रास्ते पे एक घड़ी छपड़ी, मिस्टर ओ ओनर थे, उनकी एक वॉच है, ये छपड़ी मैंने इसको जाके रिपेयर करवा लिया, एक शॉप है वहां से रिपेयर कराया और इसको 1000 रुपये पे किया। वॉच की कीमत 10,000 रुपये है,
मैंने 1,000 रुपये पे किया, मैं जाता हूँ एक थर्ड पार्टी के पास, थर्ड पार्टी से लोन लेके आ जाता हूँ, समझो 5,000 रुपये का, और इसके पास ये वॉच रख देता हूँ। ओनर को पता लगता है कि वॉच इसके पास रखी है, ये वॉच क्लेम करने जाता है। यहाँ जब ये वॉच क्लेम करेगा तो ओनर को कितना पैसा पे करना पड़ेगा? तो सिर्फ 1,000 रुपये पे करके वो वापस ले सकता है गुड्स। फिर बाकी के 4,000 रुपये थर्ड पार्टी कैन क्लेम फ्रॉम ए। क्यों? क्योंकि पॉनर विथ लिमिटेड इंटरेस्ट, इसका इंटरेस्ट कितना है इस वॉच में? तो इसका इंटरेस्ट है सिर्फ 1,000 रुपये का। वो जब इसके पास आएगा तो ये सिर्फ 1,000 रुपये क्लेम कर सकता है और इसको वॉच वापस करना पड़ेगा। तो जितना इंटरेस्ट इसका है उतना ही इंटरेस्ट वो ट्रांसफर कर सकता है। नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट, नो वन कैन ट्रांसफर व्हाट ही हिमसेल्फ डज नॉट पोजेस। तो इसका इंटरेस्ट 1,000 का है, तो सिर्फ उतना ही इंटरेस्ट थर्ड पार्टी को ट्रांसफर होगा। बाकी का जो पैसा है फिर वो क्लेम कर सकता है थर्ड पार्टी फ्रॉम ए, एंड 1,000 रुपये क्लेम कर सकता है ओ से। ठीक है। बाद में को ओनर इन पोजीशन, दो जन ओनर है, उसमें से एक के पास गुड्स है, उसने अगर प्लेज कर दिया तो भी वैलिड है। कभी कभी सेलर जिसके पास पोजीशन है आफ्टर सेल बट बायर ओनर है, बायर इज द ओनर, तो ऐसे केस में भी प्लेज क्रिएट किया जा सकता है सेलर के द्वारा। सेलर है, उसने गुड्स बेच चुका था बायर को, ओनर ये है बट पोजीशन इसी का रखा हुआ है, और इसने कल चलकर गुड्स को आगे प्लेज कर दिया, तो ये भी वैलिड प्लेज क्रिएट हो जाएगा। सब्जेक्ट टू प्लेजी शुड एक्ट इन गुड फेथ, वी शुड नॉट बी अवेयर। और बिल्कुल इसका अपोजिट, वेयर दी बायर इज इन पोजीशन एंड सेलर हैज दी ओनरशिप, तो ऐसे केस में भी बायर कैन क्रिएट अ वैलिड प्लेज इवन बाय डिपॉजिटिंग द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। फिर राइट्स एंड ड्यूटीज भी दी हुई है आपके बुक में, लेकिन वो राइट्स एंड ड्यूटीज में सिर्फ एक आपको ध्यान रखना है। राइट्स एंड ड्यूटीज में जो फॉर सब्सिक्वेंट एडवांस ऑटोमेटिकली हम मान लेते हैं कि ये फिर से प्लेज क्रिएट करने को तैयार है। वैसे तो पर्टिकुलर लीन होती है, लेकिन फॉर सब्सिक्वेंट एडवांस हम मान लेते हैं, जैसे ये लोन इसने वापस चुका दिया, उसके बाद ये गुड्स वापस नहीं लाया, फिर से जाके और लोन लेके आता है, तो इस लोन के लिए भी इस गोल्ड को उसने फिर से गिरवी रखा है, ऐसा हम मान लेते हैं। इवन इफ देयर इज नो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, बट ऐसा मान लिया जाता है। ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा कि इसने लोन नहीं चुकाया, और लोन नहीं चुकाया इसीलिए प्लेजी ने नोटिस दे दिया, उसने समझो यहाँ पे लोन ड्यू था, नहीं चुकाया, यहाँ पे नोटिस भेज दिया गया। नोटिस में बोला गया है कि ये पर्टिकुलर तारीख तक के पैसा दे दो, अगर ये तारीख तक पैसा नहीं दोगे तो मैं गुड्स को बेच दूंगा। ये तारीख तक भी पैसा नहीं दिया, यहाँ पे भी डिफॉल्ट किया। इसके बाद यहाँ कहीं इसके पास पैसा आ जाता है और वो बोलता है ठीक है मैं पैसा देने को तैयार हूँ। यहाँ पे जब वो पैसा लेके आएगा तो प्लेजी इज बाउंड टू एक्सेप्ट द मनी एंड गिव द गुड्स, इसको रिटर्न करना पड़ेगा। सो अगर वो ऐसा लिख देगा कि एक बार ये डिफॉल्ट हो गया तो इसके बाद तुम कभी गुड्स वापस नहीं ले सकते, तो ये वैलिड नहीं है, इट इज वॉइड। सो प्लेजी डिफॉल्टिंग पॉनर्स राइट टू गेट द पोजीशन, उसको फिर से अधिकार है क्लेम करने का, इवन इफ ही हैज डिफॉल्टेड। सो इट इज द राइट ऑफ डिफॉल्टिंग पॉनर। तो भले उसने डिफॉल्ट कर चुका है बट फिर भी उसको राइट है सब्सिक्वेंटली बाद में जाके भी वो पैसा ऑफर करके अपने गुड्स लेके आ सकता है, जब तक एक्चुअल सेल नहीं होता। अगर एक्चुअल सेल हो गया तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा लिख दिया होगा कि इट विल बिकम इररिडीमेबल, तो भी ये वॉइड है। ठीक है। तो डिफॉल्टिंग पॉनर हैज अ राइट टू रिडीम द प्लेज इवन आफ्टर डिफॉल्ट। ठीक है। ये वाला एक पॉइंट एक्स्ट्रा का दिया हुआ है, बाकी तो सब सिंपल है। सो ये वाला एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। हाँ, तो भी कुछ नहीं होता, लाइबिलिटी रहती है। अगर एजेंट ने खुद के फायदे के लिए भी ऐसा कुछ कार्य किया है तो भी प्रिंसिपल तो बाइंड हो ही जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल इज बाउंड इवन इफ द एजेंट एक्ट्स फ्रॉडुलेंटली। गलत भी करता है तो भी लाइबिलिटी प्रिंसिपल की हो जाती है इफ इट इज विद इन द इम्प्लाइड ऑथोरिटी। अभी पढ़ेंगे अपन उसके ऊपर। सो इवन इफ द टॉर्ट इज एक्सक्लूसिवली कमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ एजेंट, तो भी लाइबिलिटी होती है। और कोई डाउट होंगे तो पूछ लो। डायग्राम्स अच्छे बनाए हैं। ये नोट्स आने के हैं, अभी आ जाएंगे, वैसे तो आ जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं आए। अभी ब्रेक लेंगे तो मैं पूछ लूँगा। वो कलर नोट्स है ना, बाहर से आते हैं वो। सो अगर ब्लैक एंड वाइट रहे तो तुरंत मिल जाते हैं, यहीं पे प्रिंट करा लेते हैं, बट ये कलर नोट्स बाहर से आते हैं, कभी पुणे से कभी इंदौर से, तो पता नहीं क्यों नहीं आए। कल तक ही आ जाना था, आ गए होंगे या तो पता नहीं होगा इनको, देखते हैं।
मिल जाएंगे आपको, नहीं तो सॉफ्ट कॉपी तो मैंने शेयर कर ही दिया हूं। चलो, अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी देख लेते हैं, इसके बाद एक अल्प विराम लेंगे हम। 9 बजे एक अल्प विराम आपका ड्यू है। एजेंसी, एजेंसी में क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट करता है कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए। सो जो व्यक्ति रिप्रेजेंट कर रहा है वो एजेंट होता है, और जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसको प्रिंसिपल बोलते हैं, और इस कॉन्ट्रैक्ट को एजेंसी बोलते हैं। सो ये कहीं डिफाइन नहीं किया है, एजेंसी वर्ड हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द होल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इसीलिए हर वो रिलेशन जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है उसको हम एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में कवर करते हैं। सो एक एग्जाम्पल दिया है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ने अपॉइंट किया एजेंट को, उस वक्त कोई कंसीडरेशन की आवश्यकता नहीं होती, एजेंट को हमने गुड्स भेजे, एजेंट को अथॉरिटी होती है कि वो हमारे बिहाफ पे गुड्स को सेल कर सकता है टू द थर्ड पार्टीज। उसने गुड्स बेचा, पैसा लिया, ये पैसा वो अपने पास रखेगा, उसमें से कुछ पैसा काटेगा एडवांसेस, रेम्यूनरेशन और एक्सपेंसेस का, एंड बाकी का पैसा वो रेमिट कर देता है टू द प्रिंसिपल, क्योंकि अल्टीमेटली ओनरशिप किसकी है, तो ओनरशिप प्रिंसिपल की होती है, और इसीलिए ये गुड्स का जो भी पैसा है ये वापस करना पड़ता है प्रिंसिपल को, और अपना सिर्फ कमीशन वगैरह, रेम्यूनरेशन इतना काट सकता है, खर्चे काट सकता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह, पैकिंग चार्जेस, फ्रेट चार्जेस वो काट सकता है, और एडवांसेस वगैरह जिसके अगेंस्ट अभी गुड्स देने बचे हैं तो वो एडवांस वगैरह भी काट सकता है। एजेंट सिर्फ एक कनेक्टिंग लिंक होता है, ये दोनों को एक बार कनेक्ट कर देता है तो एजेंट ड्रॉप आउट हो जाता है, ये बाहर हो जाता है इस कॉन्ट्रैक्ट से, एंड नाउ द कॉन्ट्रैक्ट बाइंड्स द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी एज इफ दे हैव पर्सनली एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे होता है, और इसीलिए एजेंट कैन बी एनी पर्सन, एजेंट कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ही कैन बी इवन अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, इवन अ माइनर, बट प्रिंसिपल जो है ये हमेशा एक पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और वैसे ही थर्ड पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। बाकी एजेंट कैन बी एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। सो वही दिया है, एजेंट, एजेंट इज द पर्सन हु इज बीन एम्प्लॉयड टू डू एन एक्ट फॉर अनदर, प्रिंसिपल जिसने अपॉइंट किया है, एजेंसी, एजेंसी को कहीं डिफाइन नहीं किया है, और इसीलिए एजेंसी यानी जब जब एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन कर सकता है प्रिंसिपल और थर्ड पर्सन के बीच में, सो दैट प्रिंसिपल बाइंड हो जाता है, तो ऐसे केस में हम एजेंसी मानते हैं। रूल ऑफ एजेंसी, क्यू फैसिट पर एलियम, फैसिट पर से एक लैटिन फ्रेज है, उसके ऊपर ये डिपेंडेंट है, बुक में दिया है पूरा, तो क्यू फैसिट पर एलियम फैसिट पर से ऐसा लिखा हुआ है, दैट मीन्स वन हु एक्ट्स थ्रू अनदर इज हिमसेल्फ एक्टिंग, एंड जो जो कार्य मैं खुद कर सकता हूँ उसके लिए मैं एजेंट को अपॉइंट कर सकता हूँ, एक्सेप्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स और वॉल्यूशंस। सो पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट के लिए एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकते, तो वही दिए हैं, यहाँ आसान शब्दों में दिया है, वो क्यू फैसिट पर एलियम नहीं लिखा है। So whatever a person competent to contract may do by himself, he may also do it through agent, except for acts involving personal skills or qualifications। और जो खुद कर, जो एजेंट के थ्रू भी कार्य करवा रहा है, मान लेते हैं ही इज हिमसेल्फ डूइंग इट। कौन कौन एम्प्लॉय कर सकता है एजेंट को, पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कौन एजेंट हो सकता है, तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, सो एनी पर्सन मे बिकम द एजेंट, क्योंकि रीजन यह है कि जो एक्ट ऑफ एजेंट है एक्चुअली प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी को बाइंड करते हैं, और इसलिए एजेंट कैन बी एनी पर्सन। लाइबिलिटी ऑफ एजेंट, अगर एजेंट गड़बड़ करता है तो ही इज लाइबल टुवर्ड्स द प्रिंसिपल, लेकिन लाइबिलिटी नहीं होगी अगर माइनर या अनसाउंड माइंड का व्यक्ति एजेंट है, तो कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं होती एट द टाइम ऑफ अपॉइंटिंग एजेंट, जरूरी नहीं रहेगा, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, कभी कभी होता भी है लेकिन जरूरी नहीं होता। सो हाँ, जब लेकिन वो काम कर देगा उसके बाद कंसिडरेशन लेने का अधिकार होता है, रेम्यूनरेशन लेने का अधिकार होता है। एंड प्रिंसिपल्स लाइबिलिटी फॉर द एक्ट्स ऑफ एजेंट, इवन अगर वो गलत भी कर रहा है तो भी विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी है तो लाइबिलिटी हो जाती है। दो अथॉरिटी होती है एजेंट को, एक हम एक्सप्रेस अथॉरिटी बोलते हैं, दूसरी इंप्लाइड अथॉरिटी। एक्सप्रेस अथॉरिटी का मतलब होता है जो स्पेसिफिकली हमने इसको बोल के दिया है, और इंप्लाइड अथॉरिटी जो बोला नहीं लिखा नहीं बट फिर भी पता है हमको कि हाँ ये अथॉरिटी जनरली होती है। इंप्लाइड अथॉरिटी को हम यहाँ डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि इंप्लाइड अथॉरिटी विल डिपेंड अपॉन द बिजनेस, कौन सा बिजनेस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर कोई पर्टिकुलर बिजनेस है जिसमें इसको क्रेडिट पे सेल करना अलाउड है तो वो विद इन इंप्लाइड अथॉरिटी होगा, अगर नहीं भी बोला है तो भी ही कैन सेल ऑन क्रेडिट बिकॉज वो उस पर्टिकुलर बिजनेस में चलता है। बट अगर उस बिजनेस में नहीं चलता, जैसे गोल्ड बेचने के लिए मैंने एजेंट को अपॉइंट किया, उसमें उधारी नहीं चलती तो इसने फिर उधारी में गुड्स नहीं बेचना चाहिए, कैश लेके तुरंत बेचना चाहिए, ठीक है। सो इंप्लाइड अथॉरिटी में क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये वैसे एकदम स्ट्रिक्टली डिफाइन नहीं कर सकते बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, इट विल डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ ईच केस, नेचर ऑफ बिजनेस, ये सब को देख के पता लगेगा कि क्या एजेंसी में कवर होगा जनरली।
और जनरली हम लोग मानते हैं एक मर्केंटाइल एजेंट है, बिजनेस एजेंट है, तो उसको खरीदने के, बेचने के, सर्वेंट्स अपॉइंट करने के, ऐसे सब राइट्स उसको होते हैं। ठीक है। सो मोड्स ऑफ क्रिएटिंग एजेंसी कैसे कैसे क्रिएट हो सकती है? पहला तो एक्सप्रेस एग्रीमेंट से, जहां बोल के या लिख के क्रिएट किया गया है। अगर लिख के किया गया है तो इसको एक पावर ऑफ अटर्नी नाम देते हैं हम, राइटिंग में अगर है तो। इम्प्लाइड एजेंसी क्रिएट हो जाती है जब कुछ बोला नहीं लिखा नहीं बट फिर भी एजेंसी क्रिएट हो गई, जिसमें एक एग्जांपल दिया आपको। ए है जो कि कोलकाता में रहता है, इसकी एक शॉप है जो बी मैनेज करता है श्रीरामपुर में। बी को आदत है वो सी से हमेशा गुड्स मंगाता था और इससे पेमेंट करता था फ्रॉम एज मनी, और ए को इसकी जानकारी थी, तो हमने मान लिया कि ए इज द प्रिंसिपल, बी इज द एजेंट। देयर इज एन इम्प्लाइड एजेंसी बिटवीन ए एंड बी, एंड अगर सी को बी ने पेमेंट नहीं किया तो ए इज लायबल टू पे द अमाउंट। ठीक है। इम्प्लाइड एजेंसी के ही प्रकार होते हैं, एजेंसी बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट। जब एक्चुअल में एजेंसी है नहीं बट फिर भी मैंने बताया, मैंने दर्शाया, जैसे कि आप हो, आप मेरे साथ चलते हो, एक थर्ड पार्टी के पास जाते हैं हम लोग, और आप बता देते हो या मैं बता देता हूं कि ए इज माई एजेंट, या आप बोलते हो पी इज माई प्रिंसिपल। मुझे ये पता है बट फिर भी मैं मना नहीं कर रहा, आई डू नॉट डिनाई। और ये सुनते हुए इसने उधारी में आपको गुड्स दे दिया कि अरे शर्मा जी तो है ही, पी इज द प्रिंसिपल, तो फिर मुझे तो टेंशन ही नहीं है। तो यहाँ पे फिर मैं एजेंट मान के, मैं प्रिंसिपल मान के यहाँ पे बाइंड हो जाऊंगा टूवर्ड्स द थर्ड पार्टी। सो यहाँ पे भले ही देयर वाज नो एक्चुअल एजेंसी, तो भी एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन क्रिएट हो जाता है फॉर दिस लिमिटेड पर्पस। इसको पेमेंट वगैरह करने के लिए अब मैं जिम्मेदार हो जाऊंगा। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्टॉपल। आई कैन नॉट डिनाई माई प्रीवियस कंडक्ट। मैंने जो पहले बोला कि ये मेरा एजेंट है, या फिर मैंने ऐसा दर्शाया, इसने बोला और मैंने सिर्फ दर्शाया, मैंने मना नहीं किया, इवन इफ आई एम अवेयर, फिर भी मैं मुकरता नहीं हूं, तो मैं बाद में मुकर नहीं सकता। तो स्टॉपल का मतलब ही होता है मैन बाय हिज कंडक्ट और स्टेटमेंट अगर इंड्यूस्ड अदर्स टू बिलीव दैट अ सर्टन पर्सन इज हिज एजेंट, then other party enters into contract, then the agent is precluded, stopped from subsequently denying it। तो मैं उससे मुकर नहीं सकता। 3 cases of agency by estoppel: when he is not but pretends, तो वो एक्चुअल में एजेंट नहीं है बट वो प्रिटेंड कर रहा है, या फिर कभी कभी वो ज़्यादा अथॉरिटी बता रहा है, एक्चुअल में उसको अथॉरिटी मैंने नहीं दिया था बट वो बता रहा है और मैं मना नहीं कर रहा, या प्रिटेंड्स टू बी व्हेन ही एक्चुअली सीजेस, वो सीज हो चुका है उसके बाद भी वो प्रिटेंड कर रहा है मैं एजेंट हूं, तो ये भी इसमें कवर होगा। अब होल्डिंग आउट और स्टॉपल आप इंटरचेंजेबली यूज करो, वैसे थोड़ा सा हल्का सा फर्क होता है इसमें, बट आपके लिए कोई काम का नहीं है। सिंपली वैसे मैं अगर बताऊं तो जब प्रिंसिपल खुद रिप्रेजेंट करता है तो इसको हम बोलते हैं स्टॉपल, वो मना नहीं कर सकता। बट जब एजेंट होल्ड आउट करता है कि ये मेरा प्रिंसिपल है तो इसको होल्डिंग आउट बोलते हैं। तो कौन बोल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर एजेंट बोल रहा है तो होल्डिंग आउट, अगर प्रिंसिपल बोल रहा है तो स्टॉपल, बट दोनों एक ही चीज होती है। तो आपको डिफ्रेंशिएट करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं आपको डिफ्रेंशिएशन दिया नहीं है, बट इनमें हल्का सा फर्क है। ठीक है। सो आपको कहीं पूछेंगे नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। फिर एजेंसी बाय नेसेसिटी क्रिएट होती है। नेसेसिटी से कब क्रिएट होती है एजेंसी? जब जरूरी था और हमने ट्राई किया कम्युनिकेट करने का। आपको एग्जाम्पल याद होगा, गुप्ता जी का घर है, गुप्ता जी हैं, गुप्ताइन है, उनके 2 बच्चे हैं, बाजू में मैं हूं, शर्मा जी, शर्माइन, और मेरी भी बेटी है। हम लोग बाजू में अड़ोस पड़ोस में रहते हैं। अब गुप्ता जी को बाहर जाना था, उनके कोई रिलेटिव की शादी है, साली की शादी, और इसीलिए वो मुझे बोल के जाते हैं कि शर्मा जी हम लोग जा रहे हैं लेकिन बच्चों की एग्ज़ाम है और इसीलिए बच्चों को हम लोग छोड़ के जा रहे हैं। वैसे तो सब मेड वगैरह है वो बराबर खाने वाने का सब काम कर लेगी, लेकिन अगर कुछ दिक्कत जाए तो आप देख लेना। मैंने बोला चलो ठीक है। ये अंकल यहाँ पहुँच गए, गुप्ता जी आ गए, गुप्ताइन आंटी आ गई। उसके बाद बिजली विभाग है, बिजली विभाग वाले इनको नोटिस भेज देते हैं। इसमें लिखा है कि पेमेंट कर दो नहीं तो काट डालेंगे, बिजली काट डालेंगे, तो 2 दिन के अंदर पेमेंट कर दो नहीं तो बिजली काट दी जाएगी। ये दोनों बच्चे रोते हुए मेरे पास आते हैं, मुझे बोलते हैं अरे देखो भैया क्या आ गया ये। अब मैं बोलता हूँ अरे फिक्र मत करो, मैं पहले फ़ोन करता हूँ, ट्राई करता हूँ इनसे कम्युनिकेट करने का, बट इनका फ़ोन नॉट रीचेबल है, फ़ोन लग नहीं पा रहा, कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा, इंस्ट्रक्शंस नहीं मिल रहे, इसीलिए मैं जाता हूँ और तुरंत जाके यहाँ पे पेमेंट कर देता हूँ। बाद में जब गुप्ता जी वापस आते हैं मैं इनसे पेमेंट डिमांड करता हूँ, ये मुझे मना करते हैं, तो यहाँ पे क्या मैं क्लेम कर सकता हूँ? तो आंसर इज यस। यहाँ पे बाय नेसेसिटी एजेंसी क्रिएट हो गई। यहाँ पे देयर शुड बी एन एक्चुअल इमरजेंसी या नेसेसिटी होना चाहिए, जैसे कि बिजली, बिजली एक नेसेसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी। फिर
एजेंट शुड ट्राई टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल, मैंने ट्राई करना चाहिए एंड ऑब्टेन हिज इंस्ट्रक्शंस, बट अगर नहीं भी कर पा रहा हूँ तो मैंने जो मोस्ट रीजनेबल एंड प्रैक्टिकेबल कोर्स ऑफ एक्शन है वो यूज किया हूँ, एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टीज, मैंने इनके फायदे के लिए गुड फेथ में ये कार्य किया हूँ, ऐसे केस में आई कैन रिकवर द अमाउंट। सो ये कहलाती है एजेंसी बाय नेसेसिटी। इसी को बाद में हम एक नाम और देते हैं, ऑथोरिटी इन एन इमरजेंसी। सो इमरजेंसी की अथॉरिटी या फिर नेसेसिटी की एजेंसी एक ही चीज है, ठीक है, दोनों सेम सेक्शन में कवर होता है। सो नेसेसिटी, तो इट मस्ट बी इम्पॉसिबल टू गेट द प्रिंसिपल्स इंस्ट्रक्शन, एक्चुअल नेसेसिटी होना चाहिए, फिर ऑनेस्टली या गुड फेथ में एक्ट करना चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज, एंड मस्ट हैव अडॉप्टेड द मोस्ट रीजनेबल एंड प्रैक्टिकेबल कोर्स ऑफ एक्शन। इसमें हस्बैंड वाइफ का भी एक केस है, जब वाइफ और हस्बैंड साथ में रह रहे हैं इन द डोमेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ देयर ओन, तो वहाँ पे भी एक एम्प्लॉयड एजेंसी होती है दैट द हस्बैंड इज प्रिंसिपल एंड वाइफ कैन रन द हस्बैंड फॉर लाइबल फॉर नेसेसरीज, ये हमने देखा था, याद होगा आपको, नेसेसरीज होना चाहिए। सो वो भी ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयड एजेंसी में कवर होता है। उसकी एक कंडीशन है कि उसको खर्चा पानी नहीं देना चाहिए। अगर पहले से खर्चा पानी दे रहा है हस्बैंड कि ये लो 25,000 रुपये, एक रीजनेबल अमाउंट दिया है कि इससे तुम रोजमर्रा के जो भी खर्चे हैं वो निपटा लेना, तो उसमें फिर एजेंसी नहीं क्रिएट होगी। लेकिन पैसे भी नहीं दे रहे हैं, बाकी उसके पास नेसेसिटी, ज़रूरत है, ज़रूरी चीज़ों के लिए उसको पैसा चाहिए, तो वहाँ पे नेसेसिटी की एजेंसी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन का मतलब होता है सब्सिक्वेंट अप्रूवल, बाद में अप्रूवल दे दिया। पहले जब मैंने आपके लिए कोई गुड्स खरीद के लाया, इस टाइम मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, तब मुझे अथॉरिटी नहीं थी। जब मैं कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आपको बताता हूँ, आपको इन्फॉर्म करता हूँ कि देखो भाई मैंने आपके लिए चीज़ खरीद के लाया हूँ, आपको पसंद आती है और आप इसीलिए इसको रेटिफाई कर देते हैं। सो रेटिफिकेशन जैसे ही हो जाता है, इट हैज़ द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ये पहले की डेट से चालू हो जाता है। तो ध्यान रखना है, इसमें बुक में थोड़ा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में दिया है, सो आप ध्यान रखो, रेटिफिकेशन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होता है, क्योंकि वहाँ पे एक पॉइंट आता है, वहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो गई, वहाँ कहीं रेक्टिफिकेशन लिखा है, कहीं रेटिफिकेशन लिखा है। एक पॉइंट है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं होगा ऐसा लिखा है, वो गलत दिया है, गलत नहीं है एक्चुअली, वो आप उसको स्किप भी करो तो चलेगा। ऊपर लिखा है प्रॉपर कि जब रेटिफिकेशन होगा तो रेटिफिकेशन विल हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, वो सही है, यहाँ से इफेक्टिव होगा वो। फिर बाद में टेबल में नीचे दिया हुआ है वो, उसको आप स्किप कर सकते हो, वहाँ गलत भी, स्पेलिंग मिस्टेक भी है, रेक्टिफिकेशन दिया है वहाँ, तो रेक्टिफिकेशन रेटिफिकेशन ऐसा कंफ्यूजिंग दिया है। सो आप वो पहले जो दिया है वो ध्यान रखो, ठीक है। ये मैं आखिरी वक्त है इसीलिए ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा, तो ये ध्यान रखो कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से वैलिड होता है। तो कंफ्यूज होंगे तो ध्यान रखना। तो रेटिफिकेशन एज इफ, ऐसा मान लिया जाता है, यहाँ पूरा डीप में नहीं दिया है, ऐसा मान लिया जाता है एज इफ द रेटिफिकेशन हैज बीन मेड फ्रॉम द प्रायर डेट, ठीक है। पार्शियल रेटिफिकेशन नहीं हो सकता, ये सब ठीक है, सिंपल है, विद इन रीजनेबल टाइम। अगर नॉलेज ऑफ फैक्ट्स वर मटेरियली डिफेक्टिव, यहाँ पे भी रेटिफिकेशन नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको बताया था कि अपने को 3 महीने की उधारी का टाइम मिला है, लेकिन एक्चुअल में आपको 1 महीने की उधारी मिली थी, तो मैंने झूठ बोल के रेटिफाई करवा लिया, तो रेटिफिकेशन इज नॉट वैलिड, ठीक है। फिर रेटिफिकेशन ऐसे एक्ट का नहीं हो सकता जिससे थर्ड पार्टी को नुकसान हो, तो ये ध्यान रखना। तो थर्ड पार्टी के लॉस का रेटिफिकेशन ऐसा नहीं हो सकता जिससे नुकसान होगा। जैसे कि समझो एक मिस्टर ए है, इन्होंने बी से किराए से कुछ प्रॉपर्टी ली थी, इसमें लिखा हुआ था कि अगर आप ये प्रॉपर्टी खाली करवाना चाहोगे, बी को अधिकार था, तो आपको 3 मंथ्स का नोटिस देना पड़ेगा। अब बी ने तो नोटिस नहीं दिया, बी का लड़का है सी, सी ने नोटिस दे दिया, इसको बोल दिया कि अंकल ये जगह खाली कर दो। अब ये नोटिस उसने दिया समझो जनवरी में, फेब्रुअरी में अगर बी चाहता है इसको रेटिफाई करूं, तो ये रेटिफाई नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये रेटिफाई करेगा तो यहां से सिर्फ 2 महीने का टाइम मिलेगा उसको, क्योंकि रेटिफिकेशन यहां से हो जाएगा और ही विल गेट ओनली 2 मंथ्स, जबकि एक्चुअल में सी वॉज नॉट एन ऑथोराइज्ड पर्सन, तो ये वाले व्यक्ति को अधिकार ही नहीं था नोटिस देने का, तो ये वाला एक्ट रेटिफाई नहीं हो सकता। बिकॉज रेटिफिकेशन अगर थर्ड पार्टी को नुकसान दिलाता है तो फिर ये नहीं हो सकता, रेटिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। फिर एजेंट को 2 प्रकार की अथॉरिटी मिलती है, एक तो एक्सप्रेस और दूसरी इम्प्लाइड। एक्सप्रेस अथॉरिटी यानी वो जो कि बोल के या लिख के दी गई है, और इम्प्लाइड अथॉरिटी जो उसको हमेशा होती है, जो बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए जरूरी है, टू डू एवरी लॉफुल थिंग नेसेसरी फॉर द पर्पज और यूजुअली डन इन द कोर्स ऑफ कंडक्टिंग सच बिजनेस
इसीलिए मैंने आपको बोला इम्प्लाइड ऑथोरिटी को हम डिफाइन नहीं कर सकते, इट विल डिपेंड अपॉन बिजनेस टू बिजनेस, कौन सा बिजनेस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने इम्प्लाइड ऑथोरिटी में कवर होगा। फिर ऑस्टेंसिबल ऑथोरिटी या अपेरेंट ऑथोरिटी, यानी वही इम्प्लाइड। अगर एजेंट अपेरेंट ऑथोरिटी में काम करता है, भले ही वो एक्सप्रेस ऑथोरिटी एक्सीड कर रहा है, तो भी प्रिंसिपल बाइंड हो जाता है। प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया था, इसको बोला था थर्ड पार्टी से तुम डील कर सकते हो, बट इसको बोला था समझो इम्प्लाइड ऑथोरिटी है, जैसे ही हम बोलेंगे एजेंट है, दैट मीन्स हम मान लेंगे ही कैन बाय गुड्स, ही कैन सेल गुड्स, ईटीसी बाकी चीजें भी कर सकता है। लेकिन एक्सप्रेसली प्रिंसिपल ने इसको बोला था कि तुम अगर सेल करोगे तो 50,000 के ऊपर का अगर सेल करोगे तो मुझसे पहले पूछ के करना। फिर भी यहां पे थर्ड पार्टी को उसने 1 लाख का सेल कर दिया। ऐसे केस में थर्ड पार्टी वॉज नॉट अवेयर, इसने गुड फेथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। वो तो यही देखेगा कि भाई इंप्लाइड अथॉरिटी होती है बेचने की, तो यहाँ पे एजेंट ने बेचा है तो सही होगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल बाइंड हो जाएगा इवन इफ द एजेंट हैज एक्सीडेड द एक्सप्रेस अथॉरिटी। एक्सप्रेस अथॉरिटी थी सिर्फ 50,000 की, लेकिन उसने 1 लाख का भी सेल किया है तो भी प्रिंसिपल बाइंड हो जाता है। तो प्रिंसिपल इज बाउंड इवन इफ द एजेंट एक्सीड्स हिज express authority if the act is within the implied authority. So if the agent acts within ostensible authority या implied authority, ostensible means implied, principal is liable even if the agent acts beyond the express authority. फिर authority in an emergency, वही जो ऊपर मैंने आपको बताया, वो इमरजेंसी में अथॉरिटी होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि एजेंट अपनी अथॉरिटी एक्सीड कर रहा है, ऐसे केस में ये रिलेशन जो हम देख रहे हैं आपस के रूल्स हैं। प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में क्या रिलेशंस रहेंगे? अगर प्रिंसिपल ने अपॉइंट किया था एजेंट को कि तुम जाओ मेरे लिए 500 शीप खरीद के लाओ, एजेंट जाता है थर्ड पार्टी के पास और वो जाके 500 शीप तो खरीद ही लेता है और साथ में 200 काऊ भी खरीदता है। समझो 500 शीप के उसने 5 लाख रुपए पे किया और 200 गाय के 4 लाख रुपए पे किया। यहां पे दो अलग अलग हिस्से हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के, 500 भेड़ और 200 गाय। सो प्रिंसिपल यहां पे सिर्फ 500 शीप के लिए बाइंड होगा, 200 गाय के लिए नहीं। लेकिन प्रिंसिपल पहले तो थर्ड पार्टी को पे करेगा, बाद में रिकवर कर सकता है फ्रॉम ए। वो ए को बोल सकता है कि भाई ये तुम्हारी गलती है तो तुम इसका पैसा मुझे भर के दो, ठीक है। ये तब की बात हो गई व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज सेपरेबल। अगर कॉन्ट्रैक्ट इनसेपरेबल है, व्हाट इज डन विद इन अथॉरिटी इज नॉट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम बियॉन्ड अथॉरिटी। टोटल उसने 9 लाख रुपए में अगर ये कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसमें ये नहीं लिखा है कि शीप का कितना है, काऊ का कितना है, तो प्रिंसिपल सीधा सीधा इस कॉन्ट्रैक्ट को रिकॉग्नाइज करने से मना कर सकता है पहले, लेकिन थर्ड पार्टी को पे करना पड़ेगा और बाद में वो एजेंट से पूरा 9 लाख रुपए क्लेम कर सकता है, ठीक है। द रूल इज इंपॉर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग द रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। Third party will always be able to claim from the principal if the agent acts within the authority, express or implied, ठीक है। सो ऐसा है। फिर सब एजेंट और सब्सटीट्यूटेड एजेंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब एजेंट को अपॉइंट कर सकते कि नहीं कर सकते। मैंने आपको बोला था मैं चीख चीख के बताऊंगा, बट फिर भी आप एग्जाम में गलती करोगे। सो सब एजेंट को अपॉइंट नहीं कर सकते। इसके पीछे का बेसिक रूल है, गवर्निंग रूल है, डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेट। अ डेलीगेटी शैल नॉट फर्दर डेलीगेट। जिसने कुछ कार्य करने को लिया था उसको वो स्वयं करना चाहिए, उसने उसके लिए किसी और को अपॉइंट नहीं करना चाहिए। सो ये आपका जनरल रूल है। अगर एजेंट को अपॉइंट, सब एजेंट को अपॉइंट कर सकते हैं, ये कैसे डिफाइन किया जाएगा, कैसे पता करेंगे हम? तो एक तो अगर स्पेसिफिकली बोला है कि तुम कर सकते हो तो कर सकते हैं। दूसरा, नेचर ऑफ एजेंसी ऐसा है, जैसे मैंने बोला कि कोई व्यक्ति है वो पैसा नहीं दे रहा, उससे पैसा रिकवर करना है, तो दूसरे मेरे फ्रेंड को बोला तू मेरे बिहाफ पे केस फाइल कर। अब केस फाइल करना है तो वकील लगेगा, तो नेचर ऑफ एजेंसी ऐसा है कि वकील को अपॉइंट करना जरूरी है। तो यहाँ पे फिर वो वकील को अगर अपॉइंट करेगा तो ये सब एजेंट रहेगा। यहाँ पे भी ये जरूरी हो चुका है ड्यू टू द नेचर ऑफ द एजेंसी। या अगर कस्टम्स परमिट करते हैं, जैसे मैं मेरे फ्रेंड को बोलता हूँ भाई मेरे लिए बैंगलोर में एक प्रॉपर्टी खरीदना है, सो वहाँ की मैं एक प्रॉपर्टी का खरीदने के लिए मैं उससे बात कर रहा हूँ। अब यहाँ कंपलसरी है, बैंगलोर में अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो वो स्पेसिफिकली ब्रोकर के थ्रू ही खरीदी जाती है। तो वहाँ पे आप डायरेक्ट जाओगे तो इवन बेचने वाले मना कर देते हैं, क्योंकि उनको ब्रोकर पे ट्रस्ट होता है, नए व्यक्ति पे ट्रस्ट नहीं होता। सो ब्रोकर्स के थ्रू ही ये रेंट पे देना या प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन वैसे ही होते हैं, वहाँ कस्टम्स चले आ रहे हैं। सो अगर वो कस्टम्स के थ्रू ऐसा चल रहा है तो वहां पे भी फिर सब एजेंट अपॉइंट किया जा सकेगा। सो ब्रोकर को अपॉइंट कर सकते हैं।
तो सब एजेंट को अगर अपॉइंट करने के अधिकार हैं आइदर बाय एक्सप्रेस अथॉरिटी या फिर कस्टम्स के तहत या तो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के तहत, तो अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया और एजेंट ने सब एजेंट को अपॉइंट किया और यहाँ पे ऑथोराइज था, प्रॉपरली अपॉइंटेड है, प्रॉपर अपॉइंटमेंट है, तो ऐसे केस में सब एजेंट अगर कोई थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रिंसिपल इससे बाइंड हो जाता है। लेकिन यहां पे क्योंकि इन दोनों के बीच में डायरेक्ट प्रिविटी नहीं है, इसीलिए प्रिंसिपल सब एजेंट से क्लेम नहीं कर सकता। एस इज नॉट लायबल टू पी, एक्सेप्ट एक केस में दिया हुआ है लायबिलिटी, इन केस ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड या विलफुल रॉन्ग, जब जानबूझकर वो गलती करेगा तब फिर हम इससे क्लेम कर सकते हैं, नहीं तो जनरल रूल है प्रिंसिपल कैन क्लेम फ्रॉम एजेंट, ए इज लायबल टू पी एंड एस इज लायबल टू ए। ये तब की बात हो रही है व्हेन प्रॉपर अपॉइंटमेंट था। जब प्रॉपर अपॉइंटमेंट नहीं है, इम्प्रॉपर अपॉइंटमेंट है, दैट मीन्स जब अथॉरिटी नहीं थी, तो ऐसे केस में अगर प्रिंसिपल एजेंट को अपॉइंट करता है और एजेंट सब एजेंट को अपॉइंट कर देता है और सब एजेंट थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो प्रिंसिपल इज नॉट बाउंड बाय सच ट्रांजेक्शन। तो कौन बाइंड होगा? एजेंट इज बाउंड बाय सच ट्रांजेक्शन। बट यहां पे अथॉरिटी नहीं दी गई थी, तो यहां पे जनरल रूल तो वही है कि पी कैन नॉट क्लेम फ्रॉम एस इवन इन केस ऑफ फ्रॉड और विलफुल रॉन्ग। सो पी किससे क्लेम कर सकता है? ए से क्लेम कर सकता है और ए कैन क्लेम फ्रॉम एस, क्योंकि यहां पे भी प्रिविटी नहीं है। ये तब की बात हो गई जब इम्प्रॉपर अपॉइंटमेंट था, तो वहां पे लायबिलिटी आती ही नहीं, यहां लायबिलिटी रहती है। ठीक है, सो ये हो गया सब एजेंट का एक टॉपिक। एक और सिमिलर टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं को एजेंट, को एजेंट या सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, जिसमें प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया और एजेंट को बोला है तुम मेरे बिहाफ पे अपॉइंट करो किसी और व्यक्ति को। सो सी को अपॉइंट करने बोला, तो पी ने बोला मेरे बिहाफ पे, तो ये इसके बिहाफ पे अपॉइंट हुआ है, दैट मीन्स पी का एजेंट कहलाता है। तो सी विल नॉट बी डीम्ड एज एजेंट ऑफ एजेंट। एस कौन है? एस इज एजेंट ऑफ एजेंट, ये एजेंट का एजेंट है, बट सी कौन है? ही इज द एजेंट ऑफ प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल का एजेंट है। और ए भी प्रिंसिपल का एजेंट है, एजेंट ऑफ प्रिंसिपल, इसलिए इन दोनों को हम बोलते हैं को एजेंट। सो इनको को एजेंट या फिर सब्स्टिट्यूटेड एजेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ए की जगह अब सी एजेंट हो गया। आपके एग्जाम में दो एग्जाम्पल दिए जाते हैं, एक आता है शिप सर्वेयर का, शिप सर्वेयर को अपॉइंट करो मेरे बिहाफ पे, दूसरा आता है ऑक्शनर का। यहाँ पे क्लैरिटी नहीं होती, इंटर में भी ऐसे क्वेश्चन आते थे, अभी भी एमटीपी आरटीपी में कहीं तो भी मेरे को एक दिखा जिसमें एक क्वेश्चन दिया है शिप सर्वेयर या ऑक्शनर का, जिसमें क्लैरिटी नहीं है कि ये सब एजेंट है या को एजेंट है। सो जब जब ये दो एग्जाम्पल लिया इंस्टीट्यूट ने, इनको हमेशा को एजेंट माना है, इनको सब एजेंट नहीं माना। तो जब भी शिप सर्वेयर का क्वेश्चन आएगा या ऑक्शनर का क्वेश्चन आएगा तो आपने ध्यान रखना है ये को एजेंट पे क्वेश्चन है या सब्स्टिट्यूटेड एजेंट पे क्वेश्चन है, वहां क्लैरिटी नहीं होती है। अब रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ में तो हमको पता होता है कि ये पी के बिहाफ पे है या ए के बिहाफ पे है, ये वो तो पता होता है क्योंकि उनके बीच बात क्या हुई है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, वो हमारे पास रियल लाइफ में होता है। बट कई बार क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं होती, क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा है कि पी ने अपॉइंट किया ए को और बोला कि तुम एक शिप सर्वेयर को अपॉइंट करो टू बाय अ शिप। अब ये नहीं लिखा है मेरे बिहाफ पे अपॉइंट करो या खुद के बिहाफ पे अपॉइंट करो, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि ये पी के बिहाफ पे अपॉइंट किया है। या फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा पी अपॉइंट्स हिज एडवोकेट टू, पी अलाउज हिज एडवोकेट या सॉलिसिटर टू अपॉइंट एन ऑक्शनर टू कंडक्ट एन ऑक्शन सेल ऑन हिज बिहाफ। तो अगर ऑन हिज बिहाफ क्लियर लिखा है तो ठीक है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो भी हम मान लेंगे कि इट इज ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। तो जब भी शिप सर्वेयर या ऑक्शनर का केस है तो हम मान लेंगे ही इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, सो ये सब एजेंट नहीं है, ये को एजेंट है। अगर एजेंट ने को एजेंट को अपॉइंट कर दिया तो यहाँ पे को एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स प्रिंसिपल। जैसे यहां पे क्या हो रहा था, सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू ए इज रिस्पॉन्सिबल टू पी, यहां ऐसा नहीं होता, यहां पे को एजेंट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू पी। सो डायरेक्टली पी यहां पे क्लेम कर सकता है सी से। अगर ए ने प्रॉपरली इसको अपॉइंट कर दिया तो ए की जिम्मेदारी खत्म हो गई एंड ही ड्रॉप्स आउट, वो कॉन्ट्रैक्ट के बाहर हो जाएगा। ऐसे केस में ए अगर इसको अपॉइंट करता है और सी गलत काम भी करता है तो भी प्रिंसिपल कैन नॉट होल्ड ए लायबल, अगर ए ने प्रॉपर अपॉइंटमेंट किया था तो। अगर एक रेप्यूटेड ऑक्शनर को अपॉइंट किया है, प्रॉपर व्यक्ति को अपॉइंट किया है, तो ए ने अपनी जिम्मेदारी पूरी किया।
लेकिन ए ने जानबूझ के अपने फ्रेंड को अपॉइंट कर दिया जिसको कोई ऑक्शन का एक्सपीरियंस ही नहीं था। ऐसे केस में नाउ पी कैन क्लेम फ्रॉम ए बिकॉज ए हैज नॉट डिस्चार्ज हिज ड्यूटी बाय प्रॉपरली अपॉइंटिंग। सो ये को एजेंट या सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये एक बार आप डिफरेंस भी देख लोगे तो उससे क्लियर हो जाता है। ये सब लिखा है, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिंसिपल। फिर ड्यूटीज ऑफ एजेंट एंड राइट्स ऑफ एजेंट बहुत ही सिंपल है, लॉजिकल है, इनको भी रटने की जरूरत नहीं है, रीड करके जाना आपको जम जाएंगे। कंडक्ट ऑफ बिजनेस, अगर हमने कोई डायरेक्शंस दिए हैं तो वो डायरेक्शंस के हिसाब से कंडक्ट करेंगे। अगर डायरेक्शंस नहीं दिए हैं तो जो कस्टम्स चले आ रहे हैं उसके हिसाब से कंडक्ट करेंगे। अगर वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते, नुकसान होता है तो नुकसान की भरपाई कराना। स्किलफुल एंड रीजनेबल अप्रोच होना चाहिए, दोनों पॉइंट एक साथ दिए आपको। स्किलफुल अप्रोच होना चाहिए, स्किलफुल अप्रोच का मतलब है जितना उस पर्टिकुलर बिजनेस में स्किल्स होती है उतनी उसने यूज़ करना चाहिए। जैसे अगर मैं एक एडवोकेट को अपॉइंट करता हूं तो उसने प्रॉपर सेक्शन यूज़ करना चाहिए, प्रॉपर लॉ के तहत उसने रिप्लाई बनाना चाहिए। अगर वो गलत सेक्शन से प्रोसीड करता है और मैं केस हार जाऊंगा सो मैं लॉयर पे एक्शन ले सकता हूँ बिकॉज हिज अप्रोच वॉज नॉट विथ रीजनेबल डिलीजेंस केयर या स्किलफुल, तो मैं उस पर एक्शन ले सकता हूँ। फिर प्रॉपर अकाउंटिंग करना, अकाउंटिंग का मतलब सिर्फ अकाउंट्स बना के उसको प्रेजेंट करना नहीं होता, साथ में वाउचर्स वगैरह वगैरह जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सब दिखाना भी जिम्मेदारी रहेगी। पेमेंट करो एंड ट्राई टू कम्युनिकेट इन केस ऑफ डिफिकल्टी, अगर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे देन ही कैन एक्ट इन इमरजेंसी, बट पहले तो उसने ट्राई करना चाहिए टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल। ठीक है, अगर कम्युनिकेट नहीं हो पाता है तभी हम इमरजेंसी में एक्ट करते हैं। जैसे कि मेराइन एडवेंचर्स का केस था कि शिप में हम लोग जा रहे हैं, अब शिप में कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा, ऐसे केस में हम अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस के लिए शिप को प्लेज कर देते हैं, तो यहाँ पे भी इम्प्लाइड ऑथोरिटी है, मान लिया जाएगा विद ड्यू टू इमरजेंसी सिचुएशन। फिर राइट्स ऑफ एजेंट क्या होते हैं? राइट टू रिटेन, रिटेन क्या कर सकता है वो? मनी, एडवांसेस, एक्सपेंसेस एंड रेम्यूनरेशन। अगला रेम्यूनरेशन का अधिकार है कि अगर उसने काम पूरा कर लिया है तो उसको पैसा मिलेगा, लेकिन अगर वो गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट है तो ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू रेम्यूनरेशन। राइट ऑफ लीन मिलता है जब तक उसको उसके गुड्स का पैसा नहीं मिलेगा जो बेचा है, तब तक के वो गुड्स को, प्रॉपर्टी को और पेपर को अपने पास रख सकता है। राइट टू बी इंडेमनीफाइड, ये तीनों ही इंडेमनिटी है। इंडेमनिटी अगेंस्ट लॉफुल एक्ट्स, जैसे कि फ्रेट वगैरह का पेमेंट किया है तो उसका पैसा रिसीव करना। रॉन्ग एक्ट्स लेकिन डन इन गुड फेथ, जैसे कि मैंने चोरी के गुड्स दिया था उसको बेचने, उस बेचारे ने बेच दिया, अब उसके ऊपर एक्शन ली गई, तो ऐसे केस में ये रॉन्गफुल एक्ट है बट उसने गुड फेथ पे किया है, तो वहां पे वो क्लेम कर सकता है मुझसे। लेकिन इंडेमनिटी विल नॉट बी देयर इफ इट इज फॉर अनलॉफुल या इलीगल एक्ट। अगर मैंने चरस गांजा बेचने को उसको अपॉइंट किया था, वो बेच रहा है, तो वहां इंडेमनिटी क्लेम नहीं कर सकता। फिर राइट टू कॉम्पेंसेशन फॉर प्रिंसिपल्स वांट ऑफ स्किल, अगर प्रिंसिपल के पास स्किल्स नहीं है और उसके कारण एजेंट का नुकसान होता है तो एजेंट कैन क्लेम फ्रॉम द प्रिंसिपल, जिसमें वो स्काफ होल्डिंग वाला एक केस बताया हुआ है। वो स्काफ होल्डिंग बांधता है प्रिंसिपल और मजदूर को बोलता है चढ़ जा और वो प्लास्टर वगैरह का काम कर दे। अब वो स्काफ होल्डिंग को प्रॉपर नहीं बांधा, गिर गई और उसके कारण एजेंट को इंजरी हो गई, तो एजेंट कैन क्लेम फ्रॉम द प्रिंसिपल। ठीक है, हमारा यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये एडवर्टाइज हो गया बीच में थोड़ा, ठीक है, होना चाहिए कभी कभी। फिर राइट्स एंड ड्यूटीज, इसमें एक इंपॉर्टेंट है, हेलो हेलो, हाँ। सो नॉट टू अर्न सीक्रेट प्रॉफिट, सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमाना है। इसके ऊपर क्वेश्चंस दिए हैं बुक में, खूब सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है कि एक मिस्टर आहूजा है, उन्होंने मिस्टर सिंह को अपॉइंट किया कि मेरे बिहाफ पे प्रॉपर्टी खरीदो। सिंह ने क्या किया, पहले प्रॉपर्टी नॉमिनी के नाम से खरीदा, 20 लाख की प्रॉपर्टी थी, 22 लाख रुपए दे के नॉमिनी के नाम से खरीदा, उसके बाद खुद ने खरीद लिया ये 24 लाख रुपए में, और फिर ये बेचता है टू द एजेंट, सॉरी टू द प्रिंसिपल। सो ये वाले क्वेश्चंस दिए हैं, तो यहाँ पे ये जो सीक्रेट प्रॉफिट कमा रहा है, ये सीक्रेट प्रॉफिट 6 लाख रुपए का, तो 20 लाख में इससे खरीदा, 22 में खुद और 24 में बेचा, ऐसा कुछ तो भी दिया है। सो वहाँ पे फिर वो सीक्रेट प्रॉफिट जो 6 लाख रुपए का कमा रहा है, इट इज द ड्यूटी ऑफ एजेंट टू
reimburse it to the principal. So ये right of principal रहेगा कि principal can claim from the agent any secret profit. ये secret profit है. अगर वो बता के खरीद रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बिना बताए अगर वो ऐसे secretly profit कमा रहा है तो गलत है. एक और केस दिया है बुक में कि P अपॉइंट करता है A को कि मेरी प्रॉपर्टी बेच दो. जब A देखता है प्रॉपर्टी तो उसको समझ में आता है कि अरे इसके नीचे तो ग्रेनाइट की माइन है. सो कोई भी माइन का एग्जांपल दिया रहेगा आपको, ग्रेनाइट माइन है, वो बिना बताए अगर वो प्रॉपर्टी खरीद लेता है तो ऐसे केस में ये ब्रीच ऑफ ड्यूटी है. सो यहाँ पे नॉन डिस्क्लोजर इज ऑल्सो फ्रॉड, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ है. अगर बता के खरीदेगा तो कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं है. बता के खरीदा था, बाद में और ज्यादा प्रॉफिट में बाहर बेच दिया, तो ऐसे केस में ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं है, भले ही प्रॉफिट हो रहा है तो भी नहीं. ठीक है. सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है आपको. फिर ये तो पता है आपको, इंडेमनिटी वगैरह भी पता है. फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर एक एजेंट किसी प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है और वो नाम नहीं भी बताता है, मैं इतना पढ़ के नहीं बताता आपको, ऐसे ही बता देता हूं. कभी कभी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति है, इसने ए को अपॉइंट किया था और ए ने थर्ड पार्टी के साथ डील किया. ए ने इन्फॉर्म किया, ही इन्फॉर्म्स दैट ही इज एजेंट, लेकिन उसने प्रिंसिपल का नाम नहीं बताया. तो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पार्टी इज परफेक्टली वैलिड. तो एजेंट इज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ प्रिंसिपल. प्रिंसिपल का नाम बताने की आवश्यकता नहीं होती. इफ ही डिस्क्लोजेस सिंपली दैट ही इज एन एजेंट, देन इट इज अ सफिशिएंट डिस्क्लोजर, तो ये वैलिड रहेगा. लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत होती है, क्योंकि थर्ड पार्टी को इसका नाम नहीं पता है, तो इस पे एक्शन नहीं ले सकते. कल चलकर अगर कुछ गड़बड़ होगी तो थर्ड पार्टी कैन क्लेम फ्रॉम एजेंट. तो एजेंट इज पर्सनली लायबल इन सच केसेस. यहाँ पे इससे डायरेक्टली क्लेम किया जा सकता है, क्योंकि आपको केस फाइल करना है तो आपको नाम पता होना चाहिए. आप कोर्ट जाके बोलोगे कि उसने गलत किया, तो उसने यानी किसने, नाम तो पता होना चाहिए. तो आपको एक्शन लेना है तो पार्टी का नाम पता होना चाहिए. अगर इसका नाम नहीं पता है, यू कैन टेक एक्शन ऑन ए. लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल को राइट दिया है, प्रिंसिपल हैज अ राइट टू इंटरवीन. प्रिंसिपल बीच में आके यहाँ क्लेम कर सकता है कि एजेंट मेरे बिहाफ पे काम कर रहा था, सो मैं तुमसे पैसा क्लेम करूंगा. अब यहाँ थर्ड पार्टी को फिर अधिकार मिल जाएगा अगेंस्ट द प्रिंसिपल. जितना अधिकार थर्ड पार्टी को अगेंस्ट एजेंट था, वो सब अधिकार मिल जाएगा अगेंस्ट द प्रिंसिपल. ठीक है. अगर प्रिंसिपल इंटरवीन करता है तो प्रिंसिपल हैज अ राइट टू स्यू द थर्ड पार्टी हैज अ राइट टू स्यू द प्रिंसिपल. यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी ये प्रूव कर देता है कि अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम प्रिंसिपल हो तो मैं तुमसे कभी ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करता, एजेंट से कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करता, देन ही कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. सो ये वैसे ही है, वो मैंने बताया था आपको एग्जांपल मूवीज में होता है पुरानी, कि एक ठाकुर बलदेव सिंह है, दूसरा दुर्गा प्रसाद है, दोनों के लड़के लड़कियों को एक दूसरे से थोड़ा घनिष्ठ प्रेम हो गया, तो वो दोनों शादी करना चाहते हैं. तो वो दोनों अपने घर पे बताते हैं. बलदेव सिंह बोलते हैं जा बेटी बुला ला, तो वो लेके आते हैं उसको. ठाकुर कौन था, दुर्गा प्रसाद के लड़के को बुला के लाते हैं. अब बलदेव को लड़का बड़ा पसंद आता है, वो बोलता है ठीक है मैं तेरी इससे शादी करा देता हूँ. 4 दिन बाद पता लगता है कि अरे ये तो दुर्गा प्रसाद का बेटा है, और दुर्गा प्रसाद और अपनी तो कई जमानों से दुश्मनी चल रही है. तो वो बोलते हैं बेटी को, बेटी देख अगर मुझे पहले से पता होता ये दुर्गा प्रसाद का बेटा है तो मैं इससे तेरी कभी शादी के लिए हाँ नहीं करता. तो वही कंडीशन यहाँ पे है. अगर थर्ड पार्टी प्रूव कर सकती है मुझे पहले से पता होता कि तू प्रिंसिपल है तो मैंने कभी ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किया होता, तो यहाँ पे ही कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, ये रूपरेखा इसीलिए बताया ताकि याद रहे, इजीली याद आए आपको. सो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर थर्ड पार्टी कैन प्रूव दैट उसको पहले से पता होता कि ये प्रिंसिपल है, या पहले से पता होता है कि तुम खुद के लिए काम नहीं कर रहे हो, इसके लिए काम कर रहे हो, तो ऐसे केस में मैंने तुमसे कभी कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किया होता, देन ही कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट. इसमें एक केस भी हुआ था जो आप यहाँ पे भी पढ़ते हैं, और साथ में कंपनीज एक्ट में इसके ऊपर एक केस दिखता है. एक कंपनी होती है, इसने अपॉइंट किया एक दूसरी कंपनी को और उसको बोला कि तुम लाइसेंस अप्लाई करो विद द गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट के पास जाके लाइसेंस अप्लाई करो. अब यहाँ पे ये गवर्नमेंट के पास जाके लाइसेंस अप्लाई करता है, बाद में अगर गवर्नमेंट को पता लगा अरे ये तो इसके लिए काम कर रहा है, तो ये लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं. वो सेम ही पॉइंट है. ठीक है. तो एजेंसी में भी ऐसा एक एग्जाम्पल दिया आपको फार्मास्यूटिकल बिजनेस का, और ये सेम एग्जाम्पल आपको वहां पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल में भी दिया हुआ है. ठीक है. सो ये वही है कि अगर मुझे पहले ही पता होता कि भाई तुम इसके लिए लाइसेंस अप्लाई कर रहे हो तो हम तुमको लाइसेंस देते ही नहीं, तो यहाँ पे फिर गवर्नमेंट इस लाइसेंस को कैंसिल कर सकती है.
ठीक है, तो एजेंट इज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ प्रिंसिपल इफ ही डिस्क्लोजेस सिंपली कि ही इज एन एजेंट बट कंसील्स द नेम ऑफ प्रिंसिपल, तो भी ये चल जाता है। एजेंट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ प्रिंसिपल, उसको प्रिंसिपल का नाम बताने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अनऑथराइज्ड एजेंट कोई काम करी। पर्सनल लायबिलिटी एक बार रीड कर लेना, जब स्पेसिफिकली लिखा है पर्सनल लायबिलिटी रहेगी तब रहेगी। और टर्मिनेशन कैसे कैसे होता है, तो दो प्रकार से होता है, टर्मिनेशन बाय एक्ट ऑफ पार्टीज एंड टर्मिनेशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। बुक में ऐसा अलग अलग नहीं दिया है। रिवोकेशन, अगर प्रिंसिपल रिवोक कर रहा है, वापस ले रहा है अथॉरिटी, तो रिवोकेशन। अगर एजेंट वापस दे रहा है तो रिनाउंसिएशन। जो भी रिवोक या रिनाउंस करेगा उसकी जिम्मेदारी है अगली पार्टी को कॉम्पेंसेट करे अगर नुकसान हुआ है तो। बाकी वक्त के बीच जाने से एजेंसी खत्म होती है, ऑब्जेक्ट परफॉर्म हो गया, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, डेथ और इंसेनिटी ऑफ प्रिंसिपल, इंसॉल्वेंसी ऑफ प्रिंसिपल, एजेंट के इंसॉल्वेंट होने से कुछ नहीं होता, प्रिंसिपल बिकमिंग एलियन एनिमी या टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट्स ऑथोरिटी। एक इररिवोकेबल एजेंसी होती है। इररिवोकेबल एजेंसी मींस जिसको रिवोक नहीं कर सकते, व्हेन द एजेंसी इज कपल्ड विद इंटरेस्ट, उसको आप रिवोक नहीं कर सकते। जैसे प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला था कि भाई मुझे लोन चाहिए, इसने लोन दिया था 1 लाख रुपए का, और प्रिंसिपल ने बोला कि मैं ये प्रॉपर्टी तुम्हारे पास रख रहा हूं, अगर मैं लोन नहीं चुकाऊंगा तो तुम इस प्रॉपर्टी को बेच के पैसा ले लेना। यहां पे एजेंट भी अपॉइंट कर दिया हमने, उसको प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार दे दिया एंड लोन लेके आए हैं। ऐसी केस में हम ये वाली एजेंसी को रिवोक नहीं कर सकते, बिकॉज द एजेंसी इज कपल्ड विथ इंटरेस्ट, एजेंट हिमसेल्फ इज इंटरेस्टेड इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। एजेंट को यहाँ पे अधिकार है कि अगर लोन नहीं देंगे तो मैं प्रॉपर्टी बेचूंगा, तो ये वाली एजेंसी में वापस नहीं ले सकता। मैं ये नहीं बोल सकता मैं प्रॉपर्टी बेचने के राइट छीन रहा हूं, सो इट कैन नॉट बी रिवोक्ड। तो व्हेन द एजेंसी इज कपल्ड विथ इंटरेस्ट ऑफ द एजेंट देन इट कैन नॉट बी रिवोक्ड, ये वापस नहीं ले सकते। ठीक है, ये भी पॉइंट ध्यान रखना, इस पे भी क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी में कहीं दिया है। तो ये इररिवोकेबल एजेंसी कहलाती है। और दूसरा, जो कार्य हो चुका है उसको रिवोक नहीं कर सकते, जो ऑलरेडी कर चुके हैं वो रिवोक नहीं हो सकता। ठीक है, सो ऐसा है। अब यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं अपन, और फिर कंपनीज एक्ट देखते हैं ब्रेक के बाद, फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे। देखते हैं, चलो तो एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं, और फिर इसके बाद अपन ठीक है, ब्रेक के बाद देखते हैं। चलो, थैंक यू।